फाइनेंशियल ईयर का एक डेटा आया था कि सरकार ने 11,25,228 करोड़ सिर्फ एसटीटी से कलेक्ट किया है। मतलब एक्सचेंजेस कमा रहे हैं, सरकार कमा रही है, सही बात। बट जो रेगुलर व्यूअर्स जो रिटेल है हमारे, वो नहीं कमा पा रहे हैं। मतलब अभी इसमें काफी रिसेंट स्टोरीज आजकल बाहर आ रही है कि लोग मतलब रिटेल ट्रेडर्स अपने 20-20 लाख 40 लाख 60 लाख गवा रहे हैं। आप पहले मार्केट में आइए, आप अपना ट्रेडिंग डेरिवेटिव में मत स्टार्ट करिए, आप अपनी उंगलियां जला बैठोगे। आज ही आया था कि सर सुनील सर मैंने एफ&ओ में 60 लाख रुपए डुबा दिए और अब इसको रिकवर कैसे करूं। ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा जब आपका घुसता है तो आपका ड्रॉडाउन है ना, पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाता है। आपकी कोई एक स्ट्रैटेजी जिस पे आज हम बात करेंगे? आज जो मैं स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ वो स्ट्रैटेजी ऑफिस गोअर, ठीक है, जो जॉब करते हैं और जिनको मार्केट में इतना इन्वॉल्व नहीं रहना है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं सुनील गुर्जर, जिनने सीएमटी एंड सीएफटी किया हुआ है एंड वो पिछले 8 साल से इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हैं और ट्रेड कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनकी कई सारी स्ट्रैटेजीज है वो भी समझेंगे। सो हाय सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा यहाँ पे बुलाने के लिए। और मकसद वही है कि लोगों को एडुकेट करना, सारे रिटेल ट्रेडर्स को। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आज का जो हम लोग जो सेशन करने वाले हैं और जो वेबिनार है बहुत इंटरेस्टिंग रखेंगे ताकि हम लोग जनता को एट लार्ज हेल्प कर पाएँ। बिल्कुल सर। मतलब मैं स्ट्रैटेजी पे बढ़ने से पहले मैं तो आपकी थोड़ी कहानी जानना चाहूंगा कि अभी तो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड है ट्रेडिंग, कि सब लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, बट 8-10 साल पहले कोई ट्रेडिंग की बात नहीं करता था। तो ये मतलब आप घुसे कैसे इस ट्रेडिंग पूरी इंडस्ट्री में? देखो हुआ क्या कि बेसिकली मैंने हर एक मेरे पॉडकास्ट में मैंने बताया हुआ है कि मैंने मेरा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था 2016 से, जब मैं SYBMS में पढ़ता था। तो होता क्या था कि वो टाइम पे ना ऐसा फोमो क्रिएट होता था। जो हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स होते थे वो क्या डालते थे, आईपीओ में पैसा लगाते थे और उनका पैसा समझो कि आईपीओ खुला 50% गेन और 100% प्रीमियम, तो वहीं पे पैसा उनका डबल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लेफ्ट आउट फीलिंग हो रहा था। एंड आई वाज डूइंग बीएमएस। तो बीएमएस में लोग मोस्टली फाइनेंस में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो फिर वहां से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, दोस्त लोगों को पूछा कि ये क्या होता है निफ्टी। फिर वहां से सीखना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे डीमैट अकाउंट खोला, फिर आईपीओ के अंदर पैसे लगाने स्टार्ट किए। फिर एक टाइम पे ऐसा था कि यार मार्केट के बारे में सीखना है, ठीक है। और तभी मेरा चल रहा था SYBMS, 2016 की बात है। और वो टाइम पे फिर मैंने सोचा कि यार ये जो आईपीओ है वो तो ठीक है, लेकिन ये मार्केट है ना, ये बहुत बड़ा कुआं है। ओके, और इसके अंदर ट्रेडिंग भी होती है और इन्वेस्टिंग भी होती है। तो मुझे करना था ट्रेडिंग, क्योंकि एक चीज सीख ली थी दोस्तों से कि हम तो है स्टूडेंट, हमारे पास में नहीं है बड़ा पैसा। अगर बड़ा पैसा लगाना है तो सबसे पहले ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जहां से पैसा हम लोग इकट्ठा कर सकें और फिर वो पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकें। तो फिर वही मतलब ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और फिर बुक्स वगैरह पढ़ी और वहीं से मैंने थोड़ा ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ऐसा मतलब फैमिली में बैकग्राउंड था, इन्वेस्टिंग हो रही थी पहले या कोई नहीं करता था, आप ही ने शुरू किया? सी आई टेल यू, एक बात और बताता हूँ। अगर तुम लोग मतलब बहुत जो पुराने ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, अगर आप उनके पास में जाओ, और मैं तो बोलूँगा कि जो भी हमें या जो भी व्यूअर देख रहे हैं, आप अपने एरिया में सर्वे करिए। जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, ठीक है, आपके मॉम डैड टाइप के एज वाले लोग, आप सर्वे करिए और पूछिए कि स्टॉक मार्केट क्या है। वो बोलेंगे स्टॉक मार्केट जुआ है, ये सट्टा है, यहाँ पे मत जाओ। तो सेम मेरे डैडी का भी सेम नोशन था, प्री कंसीव नोशन था कि ये सट्टा है, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो टाइम पे तो बेसिकली माय डैड इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। ही हैज अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सुनील फूड्स करके नाम का है, ठीक है। तो डैडी ने बोला कि चल ठीक है, तेरे को करना ही है, सीखना ही है। तो उन्होंने मुझे 60,000 रुपए दिए और मैंने 3 डीमेट अकाउंट खोले, और वो खोले थे मैंने इंडियन निवेश सिक्योरिटीज में। तो अपन इसके ऊपर और आगे जाके बात करेंगे धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने इंडियन निवेश में मेरा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, इंटर्न छाला के थ्रू, एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो वहां से मेरा स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट हुआ। वही मेरा ये कारण ही पूछने था, इसलिए था क्योंकि हमारे मतलब जो पेरेंट्स की जनरेशन है उन्हें समझाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर मैं ऑप्शंस भी करना चाहूँ ना, तो मेरे पापा हमेशा मेरे को रिफ्रेन करते कि नहीं भाई, ये तो इधर तो मत ही जा, अगर तेरे को स्टॉक्स लेने तो वो ले ले। करेक्ट। तो इसके लिए तो ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, बट ये तो अभी आप इक्विटी साइड पे हो। हाँ। तो इससे ऑप्शंस और डेरिवेटिव साइड कैसे गए? तो हुआ क्या कि जो जो मेनली इन्फ्लक्स आया है ना डेरिवेटिव्स का, वो आया है पोस्ट कोविड।
ठीक है। तो आई हैव बीन अ स्विंग ट्रेडर थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है। तो मतलब मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ, जो जैसे मैंने बताया कि इंडियन इन्वेस्ट में मेरा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का इंटर्नशिप किया मैंने। वहाँ पे मैं क्या था कि अभी मैं एक चीज़ समझाता हूँ। होता क्या है कि जब हम कॉलेज में होते हैं ना, तो हम जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे पूछते हैं कि क्या आपने इंटर्नशिप की है क्या? तो वहाँ पे बच्चे आते थे वो पूरे इंटर्नशिप करने, तो वहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने मेरा डीमैट अकाउंट खोले और मैंने सारे पैसे का दिवालिया कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने मेरा जो जोश टॉक का वीडियो था उसमें भी मैंने बोला था कि मेरे 60,000 लगाए थे, 3 डीमैट अकाउंट खोले थे, और वो कंपनी का बिजनेस मॉडल ये था कि स्टूडेंट को बुलाओ, डीमैट अकाउंट खुलाओ और उनको ट्रेडिंग कराओ, ब्रोकरेज मिलेगा और डीमैट अकाउंट भी खुलेगा और स्टूडेंट भी खुश रहेगा, सीख जाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या कि मेरे पैसे सब डूब गए वहां पे। अच्छा। ठीक है, तो फिर मैं इंटर्नशिप जाना ही छोड़ दिया। ये आप अभी इक्विटी कर रहे हो या मतलब डेरिवेटिव्स नहीं ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो? इक्विटी, मैं अच्छा। स्टार्टिंग की जर्नी की बात कर रहा हूँ। ओके। फिर पैसे डूब गए, तो फिर मैं बोला कि यार ऐसे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि ये भी एक साइंस है, कैपिटल मार्केट। तो उसके लिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स पढ़नी स्टार्ट की। आई कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स, मतलब मार्क मिनरविनी, जोसेफ मर्फी, योर जॉन एंड एडवर्ड मगी, ठीक है। और एक इंडियन ऑथर थे, उनकी टेक्निकल एनालिसिस की बुक पढ़ी। तो सारी टेक्निकल एनालिसिस बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और वहां से थोड़ा थोड़ा सेंस आने लगा। फिर मैं गया वापस मेरे बॉस के पास में, मैं बोला देखो, और मैंने पैसे कौन से कंपनी में लगाए थे, शिल्पी केबल एंड बार्मल डोरी करके कंपनी का अच्छा। नाम है, वो दोनों में लगाए थे। शिल्पी केबल तो ऑपरेटर ड्रिवन था, तो सर्किट फिर डूब गया पैसा। और बार्मल डोरी मुझे अभी भी याद है, 283 पे गया और वहां पे 52 वीक हाई पे चल रहा था। मेरे को वो टाइम पे वो भी नहीं पता था कि 52 वीक हाई क्या होता है। फिर वहां से गिरने लगा, पैसे डूब गए। फिर अल्टीमेटली वापस मेरे बॉस के पास में गया, मैंने बोला कि देखो, मैं 1 महीना इंटर्नशिप जाना छोड़ दिया, गया ही नहीं, घर पे बुक्स पढ़ा, सीखा। एंड देन फिर वहां पे गया, तो मेरे बॉस ने बोला कि यार 25-25 लोगों का बैच होता था वहां पे इंटर्नशिप्स का। तो मेरे बॉस ने बोला कि क्यों नहीं तू अपने स्टूडेंट्स को सिखा टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे हायर कर लिया। तो वहां पे मैं बन गया फाइनेंशियल ट्रेनर, तो वहां पे मैं सबको सिखाने लग गया। वहीं से मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा। और फिर आप जो बोल रहे थे डेरिवेटिव्स का, कि ये आपने डेरिवेटिव में कब घुसे आप, तो जब ये कोविड आया ना, तो कोविड के बाद में क्या हुआ है कि सब लोग घर पे बैठे हुए थे। अब उनके बहुत सारे लोगों के पास में पैसे हैं, बहुत सारे लोगों के पास में छोटा कैपिटल है और किसी किसी के पास में बड़ा कैपिटल है। अब घर पे बैठे बैठे करे तो करे क्या, तो सब लोग क्या करते हैं, पूरा दिन यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। हाँ। तो बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं इंडिया में, पहले देखो इतने क्रिएटर्स नहीं थे। मैं आपको बताऊं ना, पीआर सुंदर मेरे को जहां तक पता है जिन्होंने बहुत सारा एजुकेशन दिया है। सी मुझे नहीं पता है ऑथेंटिसिटी बंदे की, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो टाइम पे बहुत कम एडुकेटर थे डेरिवेटिव साइड लोगों को एडुकेट करने के लिए। तो धीरे धीरे ना एडुकेटर बढ़े यूट्यूब के ऊपर, नॉलेज देने वाले, ये अपने ऑप्शंस और फ्यूचर्स के लिए। तो वहां से लोगों को नॉलेज आया और लोगों ने पैसा डालना स्टार्ट किया, क्योंकि घर पे बैठे थे, करे तो करे क्या। तो वहां से ये इन्फ्लक्स आया। और मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो 2020 के बाद में स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब तक मेरा कैपिटल उसके पहले छोटा था, क्योंकि उसके पहले मैं सीएमटी कर रहा था, सीएफटी कर रहा था, थोड़ा पढ़ाई में भी टाइम जा रहा था, प्लस में काम भी कर रहा था। इंडियन इन्वेस्ट सिक्योरिटीज में छोड़ा, फिर आईएफएल में काम किया। तो फिर जैसे ही डेरिवेटिव में आया, तो फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया। उसके पहले डेफिनेटली सीखा कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है। और उसके बाद में अभी तो मैं एल्गो में करता हूँ, स्ट्रैंगल्स करता हूँ। लेकिन मोटा मोटी बात बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव के अंदर ऑप्शन बाइंग जो कर रहे हैं ना, लोगों को बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा लगता है छोटा और सेलिंग में लगता है बड़ा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा जब आपका घुसता है, तो आपका ड्रॉडाउन है ना, पूरा पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाता है। तो लोगों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो आप है ना पोजीशन साइजिंग बरोबर रखो। अगर आप 1 लॉट बाय करो, तो उसके पीछे एटलीस्ट 1 लाख रखो, क्योंकि ऑप्शन बाय तो आप 15-20 हजार में भी कर सकते हो। अगर थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाओगे, तो आप 12-15 हजार में आप एक ऑप्शन बाय कर लोगे। लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपया रखो आपके अकाउंट में, और वो चीज समझ के आप ट्रेड करो, ताकि आपके पैसे कम डूबेंगे मार्केट में, और डूबेंगे तो आप जल्दी वापस बाहर निकल के आ जाओगे। हाँ, मतलब अभी इसमें काफी रीसेंट स्टोरीज आजकल बाहर आ रही है कि लोग मतलब रिटेल ट्रेडर्स अपने 20-20 लाख, 40 लाख, 60 लाख गवा रहे हैं। मतलब इवन जब आप सभी से बात हो रही थी, आपके भी एक एग्जांपल है, आपको एक मैसेज आया, आपने अभी आज ही आया था। हाँ, आज ही आया था कि सर, सुनील सर, मैंने एफ&ओ में 60 लाख रुपए डुबा दिए, और अब इसको रिकवर कैसे करूं। मैं मतलब अगर आप चाहो तो मैं खोल के दिखा सकता हूँ मेरे ट्विटर के ऊपर इतने सारे लोगों के डीएम, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने डीएम ओपन किया था सबके लिए, अभी वापस मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि जो नॉन वेरीफाइड था वो भी ये डीएम कर पा रहा था। इतने सारे लोगों के मैसेज आ रहे कि सुनील सर, मेरे 10 लाख डूब गए, 20 लाख डूब गए। देखो, एक ही चीज है, मैं आपको बोलूंगा,
आपको भी पता है शुभ, अगर आप कोई फोन ले रहे हो ना, हम्म, तो आप फोन लेने के पीछे समझो आपके पास में आईफोन है, अभी मैं देख पा रहा हूँ, तो हम्म, आपने आईफोन लेने के पहले आपने रिसर्च किया होगा, आप अपने दोस्तों के पास में गए रहेंगे। और एक चीज मैं और बोलता हूँ, अगर आपको अपने दोस्त को 500 रुपए में देने बोलूँ ना, तो आप 10 बार है ना सोचोगे, हिचकिचाओगे, 2 बार सोचोगे कि दूं क्या, वो पैसा रिटर्न करेगा क्या। मोबाइल लेना है तो आप 10 बार सोचोगे, क्रोमा में जाओगे, देखोगे कि इसका कैसा मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उसके बाद में सारी चीजें खरीदोगे, अमेजोन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट, पीपल कंसिडर इट एज अ मनी मेकिंग मशीन। उनको ऐसा हाँ, लगता है कि यहाँ से 100 डालो, वहां से 200 निकलेगा। भाई साहब नहीं निकलेगा। आप है ना अपना घर भी बेच दोगे। तो लोगों को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये भी एक प्रोफेशन है। लोग इसको है ना मनी प्रिंटिंग, मनी मेकिंग मशीन समझते हैं, गेट रिच क्विक स्कीम वाला चीज समझते हैं, जो ये नहीं है। ये भी एक बिजनेस है। अगर आप बोलो कि लोग कैसे अपना पैसा डूबाना बचा सकते हैं, मैं बोलूंगा कि आप अपने आप को एडुकेट करो। हम्म, आप पहले सीखो, ठीक है, हम्म, कि ये कैसे होता है, ऑप्शन बाइंग कैसे करी जाती है, ये ऑप्शंस होते क्या हैं, हम्म, इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, स्विंग ट्रेडिंग करने की क्या प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है। तो हर एक चीज, जो भी आपको चीज करना है लाइफ में, वो पहले सीखो, समझो और फिर करो। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग, आई वुड से रॉन्ग, विल बिकम लेस। ऐसा नहीं बोलूंगा आप गलत नहीं जाओगे साहब, यहाँ पे आप पैसा कमाओगे भी और हम्म। गवाओगे भी, लेकिन इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट अ गेम ऑफ सर्टेनिटी। तो आप पहले समझो और बाद में उसको करना स्टार्ट करो। मतलब हाँ, एजुकेशन मेरे को एक ऐसा लगता है, उससे मेजर प्रॉब्लम्स वर्ल्ड की सारी सॉल्व हो सकती है। एग्जैक्टली exactly. और मेरे को अभी ऐसा लगता है अवेयरनेस की एक तो बहुत ज्यादा कमी है सही बात है। मार्केट में। लोग को पता ही नहीं है वो किस चीज में एंटर कर रहे हैं। सही बात तो है। इसी के लिए आज हम आपके साथ हैं कि हम्म। आपकी कुछ एक स्ट्रैटेजी हम आज सीखेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी समझाएंगे। तो आपकी कोई एक स्ट्रैटेजी जिस पे आज हम बात करेंगे। डेफिनेटली। तो एक चीज जो मैं आज बताने वाला हूँ, देखो कैसा है कि मेरे पास में ना अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं, ठीक है। हम्म, आई डू स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप डेली टाइम फ्रेम यूज करते हो। आई डू पोजिशनल ट्रेडिंग, उसके अंदर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है तो मंथली टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है। आज जो मैं स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, वो स्ट्रेटेजी ऑफिस गोअर, ठीक है, हम्म, जो जॉब करते हैं और जिनको मार्केट में इतना इन्वॉल्व नहीं रहना है। देखो हम्म, मेरा स्ट्रेटेजी है ना, आप लोगों ने विजय ठक्कर का पॉडकास्ट किया था, विजय ठक्कर जी का, ठीक हाँ, है। उन्होंने भी आपको शायद मंथली टाइम फ्रेम यूज करके एक स्ट्रेटेजी बताया था हाँ, कि रेंज ब्रेकआउट होता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है। यस, तो उनका मंथली टाइम फ्रेम का वो आप दिखा रहे थे। मेरा ये है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम है, एक थोड़ा नीचे। लेकिन ना तो हम लोग जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम, ना ही हाँ, जाएंगे डेली टाइम फ्रेम। हम लोग सीधा ये जो स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, ये स्ट्रेटेजी का नाम है स्टैन वाइंस्टाइन अप्रोच। ओके, स्टैन वाइंस्टाइन का एक स्ट्रेटेजी है। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ 2 मिनट में। हम्म, आपको पता होगा, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की बुक होगी ना, उसके अंदर एक टॉपिक होगा डाउ थियरी। हाँ, डाउ थियरी, हायर हाइज एंड हायर लोज, सीडी वाला पैटर्न। हाँ, 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 मार्केट ऊपर जाता है, फिर गिरता है, ऊपर जाता है, फिर गिरता है, ऊपर जाता है, फिर गिरता है। बिल्कुल, तो ये जो पूरा थियरी है डाउ, हम्म, 1880s में आए थे, फिर वो 20-22 साल ही मार्केट को डिवोट कर पाए और देहांत हो गया, ठीक है, उनका जल्दी। हम्म, उसके बाद में रॉबर्ट रिये करके थे, वो उनकी स्टडीज को आगे लेके गए। हम्म, अब रॉबर्ट रिये और ये लोगों ने स्टडीज को आगे लेके गए डाउ थियरी को। लेकिन फिर एक स्मार्ट पर्सन थे, स्टैन वाइंस्टाइन। हाँ, ओके, उन्होंने बोला कि यार, जो डाउ ने किया, चार्ल्स डाउ उनका नाम था, ठीक हम्म, है, डीजेआई भी उन्होंने ही बनाया था, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स भी ओके, उन्होंने क्रिएट किया था। तो जो स्टैन वाइंस्टाइन थे, उनके बाद में आए, और स्टैन वाइंस्टाइन ने बोला कि यार मैं यही उनकी स्ट्रेटेजी लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं कुछ ट्विक्स एंड टेरर करता हूँ। अच्छा, तो थोड़े ट्विक्स किए और उन्होंने एक खुद का स्ट्रेटेजी बनाया। उसको ओके, नाम दिया स्टैन वाइंस्टाइन अप्रोच। अच्छा, ओके, और उनमें वो बोले ओके, कि हम लोग ना तो डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ना ही वीकली टाइम, ना ही मंथली, हम लोग एक ही टाइम फ्रेम यूज करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम। और मैं आज आपको ए टू जेड, मैं एक सूद भी नहीं छोड़ूंगा कि कोई बंदे को समझ में नहीं आ पाए। मैं ए टू जेड बताऊंगा कि कैसे आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं, हम्म, कहां पे बाय करना होता है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, कहां पे एग्जिट करना होता है, ए टू जेड। और मेरा मकसद यही रहेगा कि मैं एडुकेट, मतलब रिटेल ट्रेडर्स को एडुकेट करूं टू द फुलेस्ट, सो दैट उनको भी एक जरिया मिले मार्केट में चीजें सीखने का, और वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो आई गेस मेरे को लगता है ये स्ट्रैटेजी मेरे को बड़ी काम आएगी। हम जैसे मतलब ऑफिस में हम लोग एंगेज रहते हैं 9 to 5, 9 to 6, तो डेफिनेटली। मार्केट्स देख नहीं पाते हैं। डेफिनेटली। तो आज हम ये स्ट्रैटेजी समझते हैं। सो मतलब मैं इसमें ट्राई करूंगा कि मैं ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करूं बाद में जाके, हम्म। और आप वैसे ही समझाइए मेरे को। सो सर, जो ये स्टैन वाइंस्टाइन स्ट्रैटेजी है, इसमें जैसे 4000 हमारे जो स्क्रिप्ट्स रहते हैं मार्केट में, तो उसमें से स्टॉक सिलेक्ट कैसे होते हैं? ओके, हम लोग जाएंगे एकदम बेसिक स्टेप से।
कोई भी चीज को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सुनील सर आप इतने सारे स्टॉक है, ठीक है, कैसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करें, सबसे पहली लोगों की क्वेरी होती है कि फिल्टर आउट कैसे करें स्टॉक। ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने बताया कि ये जो स्ट्रेटेजी है खाली वीकली टाइम फ्रेम को यूज करता है, मतलब एक कैंडल जो होगी वो एक वीक की होगी, जैसे आपकी एक कैंडल डेली की होती है, 5 मिनट की भी कैंडल होती है, ये स्ट्रेटेजी के अंदर एक ही टाइम फ्रेम यूज होगा, वो है वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है। ओके, अब आप पूछोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को फिल्टर आउट कैसे करें, तो मैंने क्या किया है कि ये स्ट्रेटेजी को है ना थोड़ा और ऑब्जेक्टिव बनाया है। स्टैन वाइनस्टाइन ने जो स्ट्रेटेजी पूरी जो डिजाइन की है, इसके अंदर मैंने खुद के ट्विक्स एंड वो एरर करके, मतलब थोड़े ट्विक्स करके मैंने अपना एक टाइप का थोड़ा उसके अंदर टच दिया है। ठीक है। तो स्टॉक को फिल्टर आउट करेंगे एक इंडिकेटर लगा के, वो होगा 40 EMA। 40 EMA तो मोटा मोटी जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो ऑलरेडी समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट और वेबिनार किए हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग यूज करते हैं 200 EMA। 200 EMA के अगर ऊपर स्टॉक ऊपर है 200 EMA के, तो उसको अप ट्रेंड में माना जाता है। ठीक है। अगर आप मुझे पूछोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे कौन सा EMA यूज करें, तो वीकली टाइम फ्रेम पे 40 EMA यूज होता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि 40 EMA लगाते हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 40 और ओके करते हैं अपन। तो अब ये लग गया 40 EMA। तो अभी इसको थोड़ा सा अपन जूम इन कर देते हैं तो लोगों को समझ में आएगा। अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, जब तक ये स्टॉक ये 40 EMA के ऊपर है, मतलब ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। ठीक है। जैसे ये स्टॉक 40 EMA के नीचे आएगा, वो हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग स्टैन वाइनस्टाइन की थ्योरी यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 30 EMA को। देखो 40 EMA को हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, मतलब उसके अंदर स्टैन का फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, जब स्टेज एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और ये जो स्टैन वाइनस्टाइन कब से हम लोग जो बोलते आ रहे हैं ना, इसका दूसरा नाम है स्टेज एनालिसिस। ओके, तो स्टेज एनालिसिस के अंदर हम लोग 30 EMA का यूज करते हैं एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और स्टॉक को फिल्टर आउट करने के लिए। ठीक है। ओके जी। हाँ। और अगर आप स्टेज एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो 40 EMA यूज करेंगे 30 की जगह। ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहां से वापस चेंज करते हैं इसको 30 की तरफ, ताकि हम लोग स्टेज एनालिसिस की बात कर सके, क्योंकि आज वो सीखना है हमें। ठीक है, मेरे पास में टॉपिक तो बहुत सारे, देखो आई कैन टॉक ऑन एलियट वेव्स, क्लासिकल चार्टिंग, हार्मोनिक्स, लेकिन आज हम लोग स्टेज एनालिसिस की बात करेंगे, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जो मैं यूज करता हूं मिड टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए। ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए। ये लगा दिया 30 EMA। सर इसमें 30 या 40 जो डेज का हम ले रहे हैं, उसका कुछ पर्टिकुलर रीजन है कि 30 डेज ही लेना या 40 डेज लेना? रीजन इज कि एक साल में कितने आपके 250 के आसपास 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं। करेक्ट, 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं। हाँ। तो अगर आप वीक करोगे ना तो 52 वीक होते हैं। हाँ। ओके, मतलब 365 को लेके। हाँ। लेकिन उसके से अंदर हॉलीडेज को निकाल लेंगे तो मोटा मोटी 40 EMA क्या 40 वीक्स बचते हैं। ओके, 40 वीक बचते हैं। लेकिन 40 वीक स्टैन ने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि उसने हजारों स्टॉक को गो थ्रू किया और उसने ये देखा कि यार 30 के ऊपर है ना तो स्टॉक एक अच्छा अप मूव दिखाता है, 30 के नीचे है तो स्टॉक अच्छा एक डाउन मूव दिखाता है। तो 30-40 मतलब ये एक ऐसा इंडिकेटर है कि आपको हेल्प करेगा स्टॉक को फिल्टर आउट करने में। ठीक है, तो ये मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे 40 EMA ले रहे हैं, 30 EMA ले रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि क्या वो अपने एक साल की एवरेज के ऊपर है या फिर एक साल की एवरेज के नीचे है। ये इंडिकेटर बताता है हमें। ठीक, आपको समझ में आया? हाँ, हाँ। क्योंकि 52 वीक्स तो ऐसे नॉर्मल होंगे, एक्टिव ट्रेडिंग सेशन 40 होंगे, तो इसीलिए 40 EMA लगा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ताकि वो एक साल के एवरेज के ऊपर है या नीचे है हमें पता लग जाएगा। ठीक है। ओके जी। तो अभी हम लोग ने लगा लिया 30 EMA। सबसे पहले अभी हम लोग ने अभी ये यहाँ पे लगा के रखा है स्क्रीन के ऊपर, ये सारे मतलब ये स्टॉक्स है आपके कौन से निफ्टी 500 के स्टॉक्स है। ठीक है, तो अभी अपन एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी समझो कि ये स्टॉक दिख रहा है हमें। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टी। हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टी, इसको हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। अभी गोदरेज प्रॉपर्टी ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको 30 EMA के ऊपर। ओके, ये जैसे ये 30 EMA को क्रॉस करता है तो इसको बोलते हैं एक अप ट्रेंड। ठीक, क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। तो स्टेज एनालिसिस करते समय हमें स्टॉक चाहिए इसके ऊपर, किसके ऊपर? 30 EMA के ऊपर ही स्टॉक चाहिए। अगर 30 EMA के ऊपर है तो ही वो स्टॉक को हम लोग ट्रेड करने के लिए लेंगे, और 30 EMA के नीचे हैं तो वो स्टॉक को ट्रेड करने के लिए नहीं लेंगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं पूरा क्लीन स्लेट करता हूँ ताकि बहुत अच्छे से एडुकेट कर पाऊंगा लोगों को। समझो कि ये एक चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे समझो कि ये y एक्सिस x एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टॉक का भाव चल रहा है। ठीक है, तो ये समझो एक EMA है। ओके,
तो ये जो होगा ना ये 30 EMA है, ठीक है। तो हमें जो स्टॉक है ना ये 30 EMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ होना चाहिए। अगर ये स्टॉक, अगर समझो कि ये हमारा EMA और यहाँ पे नीचे आ जाए, ये स्टॉक को यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि अगर 30 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो स्टॉक एक अप ट्रेंड में माना जाता है, 30 EMA के नीचे है वीकली टाइम फ्रेम में तो वो एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में माना जाता है। इतना आपको समझ में आया? हाँ, तो अगर मेरे को, अगर इनिशियल जो आपने निफ्टी 500 के स्टॉक्स मतलब उसमें से इंडेक्स में से स्क्रीनिंग करी हुई है, ठीक है, तो या तो मैं चार्टिंग जैसे सॉफ्टवेयर पे जाके ये क्राइटेरिया डाल दूं 30 EMA और उसमें से स्टॉक फिल्टर आउट करके वैसे ले लूं तो करेक्ट चलेगा वैसा? चलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो, वहां पे डालो कि जो स्टॉक 30 EMA के ऊपर है वो मुझे दिखा दो, तो वो दिखा देगा चार्टिंग। हाँ। और फिर उसके बाद में जो पूरा सेटअप है जो मैं सिखाने वाला हूँ, वो सेटअप देखिए अगर बन रहा है तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन पहला क्राइटेरिया है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, वो कैसे करेंगे? 30 EMA को यूज करके, और वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया अभी। ठीक है, ठीक तो है, मतलब अगर स्टॉक 30 EMA के ऊपर है तो ही उसमें एंटर करना है। करेक्ट, और अगर नीचे तो जाए ही उसको लेंगे स्टेज एनालिसिस का एनालिसिस करने के लिए, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी के लिए। करेक्ट, और उसके नीचे है तो उसको छोड़ देना है। और एक और चीज बताता हूँ, अभी मैं ना इसको डिलीट करता हूँ। अब क्या करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब आप मुझे बोलोगे कि सुनील सर आप तो एक अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हो 30 EMA को लेके, एक मूविंग एवरेज को लेके, क्यों नहीं हम लोग एक ट्रेंड लाइन लगा ले? वो भी तो एक बता सकता है ना, एक अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन इसमें कैच है, देखो, एक हम लोग समझो कि एक अप ट्रेंड बनाते हैं, कोई ट्रेंड लाइन ऐसे खींचेगा, कोई ट्रेंड लाइन इसको ऐसे खींचेगा, तो सब लोग का है ना अलग अलग तरीका होता है ट्रेंड लाइन को खींचने का, तो इसमें ना सब्जेक्टिविटी आ जाती है, अपने इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका होता है मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर ये स्टॉक ये समझो 0 है और ये 100 है, ये अगर यहाँ पे 61.8% के ऊपर है स्टॉक, तो उसको अप ट्रेंड में माना जाता है। लेकिन अगेन जो स्विंग लो है, कोई लोग इसके यहाँ से स्विंग लो पकड़ेंगे, कोई लोग यहाँ से स्विंग हाई पकड़ेंगे, तो ये 61 अगेन फिर यहाँ पे आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये जो दूसरे जो अप्रोच होते हैं ना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने वाले, वो है ना मुझे थोड़े से डाइसी लगते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते। अब EMA में आप खुद का क्या इंडिकेटर लगा लोगे? वो तो एक नंबर है। ट्रेड अगर नीचे होगा तो EMA के नीचे दिखेगा, ऊपर है तो ऊपर दिखेगा, तो आपकी इमोशंस बीच में नहीं आएंगी इसमें। तो वो कोई अलग ड्रॉ कर ही नहीं पाएगा, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है ना सर, आपको ऑब्जेक्टिव सिग्नल दे रहा है, नीचे तो नीचे, ऊपर है तो ऊपर है। सही बात है, आप समझे? हाँ, तो वैसा है। ठीक है, तो अब उस हिसाब से अपन एक स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और ठीक है, उसके आगे का प्रोसेस अब हम फॉलो करते हैं। डन। तो मैं आपको है ना अभी एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ कि कैसे ये स्ट्रेटेजी को हम लोग ट्रेड करेंगे। तो अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं ये स्ट्रेटेजी के बारे में बेसिक से। तो ये हमारे स्टैन वाइनस्टाइन, ठीक है, इन्होंने ये स्ट्रेटेजी को प्रपोज किया था, ये स्टडी को प्रपोज किया था, ठीक है, इन्वेंट किया था। तो इसके अंदर क्या है कि अभी मैं आपको मोटा मोटी धीरे धीरे हर एक चीज सिखाऊंगा, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस से सीखेंगे ताकि सब लोग इसको अच्छे से सीख पाए। बिल्कुल। इसके अंदर क्या होता है कि 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। क्या आप भी मार्केट के अनगिनत इंडिकेटर्स से कंफ्यूज्ड हो और जानना चाहते हो कि कौन सा इंडिकेटर पैसा बनाएगा और कौन सा नहीं? Well, we might have something for you. अब सर्च पे सुनील गुर्जर के साथ हम आपके लिए कुछ लाए हैं। सुनील गुर्जर का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बना हुआ कोर्स आपको ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है और लिंक में दिए कोई डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। वी आर वेरी श्योर कि आपको ये ट्रेडिंग सेटअप बहुत पसंद आएगा और आप उसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर यूज करोगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो सच दैट योर लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। लोग है ना लाइफ में कॉम्प्लिकेसी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बनाते हैं स्ट्रेटेजीज को कूल बनने के लिए। देखो मैं बोलता हूँ मार्केट में अगर आपको कूल बनना है तो आप अपने इंडिकेटर लगा लो, फलाना डिम का पूरा स्क्रीन ही इंडिकेटर से लगा लो, तो आप कूल दिखोगे, बोलोगे अरे बहुत होशियार बंदा है। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको सिंपल रखनी है चीजों को, बिकॉज सिंपलिसिटी इज द आई वुड से टफेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस, ओके, एंड सिंपल थिंग्स वर्क इन द मार्केट। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप भी यूज कर पाओगे और मैं आशा कर रहा हूं कि आज आप ये स्ट्रेटेजी यहाँ से सीख के जाओगे और आप भी इसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल। देखो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला जो लाइन, ये है 30 EMA, ठीक है, क्या है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 वीक मूविंग एवरेज। तो आपको देखना है कि कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है क्या, और फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो साइडवेज में जाएगा, साइडवेज में जा रहा है ना तो वहां पे ये जो यहाँ पे EMA आएगा वो इसके ऊपर होगा, बराबर। लेकिन फिर एट वन पॉइंट जब स्टॉक का भाव ऊपर जाने लगेगा तो वो EMA को काटेगा नीचे से। ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ से EMA ने काटा इसको, और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अब ये जो स्टॉक है ना ये अप ट्रेंड में कहलाएगा यहाँ से, क्योंकि इतनी देर तो जो प्राइस था
ऊपर से नीचे आ रहा था क्योंकि ईएमए के नीचे था तो डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस इसको अंडरकट करता है ना तो ये अप ट्रेंड में कहा जाता है। तो बिल्कुल। यहाँ से हमारा ये एनालिसिस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये स्टेज 1 बनता है। स्टेज 1 कभी भी आप ध्यान रखना कि एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड में बनता है। जो अक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा अक्यूमुलेशन फेज, वो हमारे लिए स्टेज 1 होता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनेगा और बाद में क्या होता है कि जैसे ही ये पैटर्न को ब्रेकआउट करता है तो स्टेज 2 में जाता है। ओके, और बाद में वापस जब ये ऊपर जाता है साइडवेज में, ये ईएमए को अंडरकट कर रहा है बार बार, मतलब ये स्टेज 3 है, और बाद में ये अंडरकट करता है नीचे के साइड और फिर स्टेज 1 आ जाता है। तो ये जो ऊपर होता है ना, यहाँ पे जैसे ही अंडरकट करेगा ना ईएमए को बार बार, तो ये स्टेज 3 होगा। लेकिन जैसे ही ये अंडरकट करेगा नीचे के साइड तो स्टेज 4 स्टार्ट होगा। ठीक है। अब आप लोग अभी आप बोल रहे हैं ये तो मतलब 2 सेकंड में सब बता दिया, इतना मतलब थोड़ी होगा। ठीक है, थोड़ा डीप चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो 2 मिनट में समझ में आने से रहा, तो अपन है ना 1 बाय 1 करके चलते हैं। ठीक है, हर एक को डिकोड करते हैं तो ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो ये आ गए थोड़ा सा इसका बड़ा पिक्चर है। ये पूरा ऐसा साइकिल दिखता है। ठीक है, ये साइकिल में क्या होता है कि प्राइस अक्यूमुलेशन फेज में होता है, फिर यहाँ से पार्टिसिपेशन फेज में जाता है, फिर यहाँ पे ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज और ये डिक्लाइनिंग फेज। ओके, ओके, ये 4 स्टेज होते हैं इसमें। ये एकदम लाइफ की साइकिल की तरह लग रहा है कि वापस स्टेज 1 से शुरू किया था, वापस स्टेज 1 पे आता है। करेक्ट। और कैसा होता है ना कि एक देखो स्टॉक मार्केट भी है ना एक साइकिल की तरह चलता है। कभी भी आपका स्टॉक खाली ऊपर ही नहीं जाता रहेगा। मार्केट में प्राइस कभी भी लीनियर फॉर्म में नहीं जाता है, वो ऊपर नीचे होके जाता है। एंड आपको पता होगा जब सर्दी आती है तब हम ये लेते हैं, मतलब पफर जैकेट लेते हैं। जब बारिश आती है तो हम छाता लेते हैं। ठीक है, जब आपका गर्मी होता है तब आप मतलब आप एसी बाय करते हो। तो आप है ना अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो जैसे जैसे आप एनवायरनमेंट आपके साथ में आता है और अलग अलग एनवायरनमेंट को फेस करते हो। बिल्कुल। वैसे ही तरीके से मार्केट में भी अलग अलग एनवायरनमेंट आते हैं और वो एनवायरनमेंट स्टॉक को नीचे लेके आते हैं, स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, और वो जो पूरा एनवायरनमेंट है ना ये स्टेज एनालिसिस कैप्चर करता है। ठीक है, तो अब मुझे आप बताओ कि स्टेज 1 और स्टेज 2 कहाँ स्टार्ट होता है? सो जब स्टॉक प्राइस 30 EMA को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ये अंडरकट कर रहा है ऊपर नीचे। Yes. जैसे ही इसने क्रॉस किया तो स्टेज 2 स्टार्ट होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे है ना एक जो कंसोलिडेशन जो पैटर्न होता है ना, ओके, उसका भी ब्रेकआउट हुआ होना चाहिए। ओके, अगर उसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है ना तो कोई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर देखो, अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो क्यों बन रहा है? उसके अंदर बायर और सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं। जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होता है, इसका मतलब ये होता है कि बायर जीत चुके हैं, इसीलिए तो वो भाव को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जब ब्रेकआउट हो जाएगा ना तो ये दर्शाएगा कि बायर जीत चुके हैं, और प्लस हमारा ये जो 30 EMA है ये भी ऊपर की तरफ ट्रेंड करने लगेगा। तो जब ये 30 EMA के ऊपर जाएगा और पैटर्न ब्रेकआउट मिलेगा तब स्टेज 2 स्टार्ट होता है। इतना समझा? यस। ठीक है, तो मोटा मोटी स्टेज 1 जो होता है वो अक्यूमुलेशन फेज होता है। स्टेज 2 तो 2 जो होता है वो मार्कअप फेज होता है या पार्टिसिपेशन फेज होता है। स्टेज 3 जो होता है ना वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और जो स्टेज 4 होता है वो मार्क डाउन या फिर आई वुड से डिक्लाइनिंग फेज होता है। ओके, तो ये पूरी साइकिल होती है। तो ये मतलब पूरा साइकिल होता है स्टेज का। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर और इसकी बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि सिंपल चीज, तो अगेन शुभ आपको ध्यान रखना है कि लाइफ में चीजों को सिंपल रखना है। ठीक है, जितनी सिंपल होगी उतना ही आप आई वुड से कि उसको लेवरेज कर पाओगे, पैसा बना पाओगे। अगर आपको कूल बनना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, तो आप एक काम करो, आप बोलिंजर बैंड लगा लो, इचिमोकू लगा लो, सब लगा लो। ठीक है, तो आपका चार्ट ही गायब हो जाएगा। तो आप कूल लगोगे, बोलोगे अरे वाह कितने स्मार्ट हो। ठीक है, इतने इंडिकेटर लगा के यूज करते हो, लेकिन पैसा नहीं बनेगा सर। ओके, अगर आपको पैसे बनाना है, कीप इट सिंपल। Your chart should be very very clear so that your eyes can see कि चार्ट कैसा दिख रहा है, because chart is the language for the stock market to do trading। तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी अगर आपको चार्ट ही क्लियर नहीं दिखेगा तो। सही बात है। कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज द फुल साइकिल एग्जांपल ऑफ अ स्टेज एनालिसिस। तो ये जो है ये एक चार्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये एक रियल चार्ट है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है शुभ की, यहाँ पे तो देखो पूरा कंसोलिडेशन था, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेज 1। अब यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि देखो, अब आप मुझे पूछोगे कि सुनील सर ये तो यहीं पे अपन बाय कर सकते हैं ना, लेकिन क्या पता है यहीं तक यहाँ तक चलते रहता है ये, तो अपना टाइम वेस्ट हो जाता ना। मल्टीपल टाइम्स वो क्रॉस कर रहा है वापस अंदर तो आ रहा है। हमें कंफर्मेशन जब मिलेगा ना तभी ट्रेड लेना है। अब आप मुझे पूछोगे कि वापस कंफर्मेशन कब, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया,
जब ये जो पैटर्न है ना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलेगा। देखो ये जो पैटर्न का जो ब्रेकआउट है ना, यहाँ पे आया है, देखो ये आपको दिख रहा है कैंडल, ये वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल, काफी बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल है, करेक्ट। तो बड़ी कैंडल ने ये रेंज को ब्रेक किया, प्लस यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो अभी ये 30 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 30 EMA इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपर साइड, और जो स्टेज 1 का जो बेसिंग था और ये जो कंसोलिडेशन था वो भी ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से स्टेज 2 स्टार्ट हो गया है। स्टेज 2, ठीक है। और अब ये जो स्टेज 2 स्टार्ट होता है ना, तो क्या होता है कि 30 EMA ऊपर जाते रहता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। स्टेज 2 को दोस्त कभी मिस नहीं करना है। सबसे बड़ा पैसा बनेगा स्टेज 2 में ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पे आई वुड से कि वो एक अप साइकिल होगी स्टॉक की, मार्कअप फेज, जहां पे स्टॉक 100 से 200 जाएगा, 500 से 1000 जाएगा, और कभी कभी 100 वाला 500 भी जाएगा। तो स्टेज 2 ब्रेकआउट हो रहा है ना, वो स्टॉक को आप मिस नहीं कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि सारे, देखो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे आईटी की बात करें, आईटी जैसे अभी है ना, जो आईटी का बूम आया ना, आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आईटी का जो कंसोलिडेशन पीरियड था इतने टाइम का, वो ब्रेक हुआ, तो वो स्टेज 1 चल रहा था आईटी का पूरा। अब स्टेज 2 का ब्रेकआउट हुआ, तो अब वो पूरा स्टेज 2 का, आपको पता है अपसाइड काफी बड़ा होता है। तो एक आईटी ऐसा सेक्टर था कि जो स्टेज 2 के अंदर आ रहा था, वहां पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया और उसको आपको मिस नहीं करना था, ठीक है। तो अभी जैसे विप्रो का चार्ट भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोटा मोटी स्टेज 2 को मिस मत करना। और जैसे ही स्टेज 3 है, अब आप पूछोगे कि सुनील इसको एकदम ऑब्जेक्टिव बनाओ, ठीक है, तो स्टेज 2 समझ में आ गया। अब स्टेज 3 कैसे पता करें? जब भी सर आपका प्राइस एक्शन, स्टॉक का भाव एक दो प्राइस के अंदर, समझो 100 और 90 के अंदर ही ट्रेड करने लग जाए और वो ईएमए को बार बार काटने लगे, मतलब समझ लेना ये जो ट्रेंड है ना खत्म होने वाला है। और ये जो 30 ईएमए के ऊपर जो प्राइस ट्रेड कर रहा था, अब वो शायद नीचे क्रॉसओवर दे सकता है और यहाँ से ट्रेंड खत्म हो सकता है। और यहाँ पे एक और क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि बड़े बड़े ग्रीन, बड़े बड़े रेड वॉल्यूम बार्स, मतलब कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टी भी सेलिंग कर रही है स्टॉक के अंदर, और ये स्टॉक का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, ठीक है, ओके। और ये स्टेज 3 कब खत्म होगा? स्टेज 3 कब खत्म होगा? जब ये जो ईएमए है ना, ये जो प्राइस है ना, ये ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, जैसे स्टेज 2 में ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड द स्टेज 4। स्टेज 4 में सबकी नैया डूबती है, ठीक है। आपके जितने भी पैसे कमाए, आपके पैसे डूब जाएंगे अगर आपने सही एग्जिट नहीं लिया तो कभी भी ध्यान रखना, स्टेज 3 जो है वो एग्जिट करने का टाइम है और स्टेज 4 है बैठने का टाइम है। जैसे वो जो आपको पता है वो चीता होता है, वो ना शिकार करने के लिए 1-2 घंटा बैठा रहता है, ओके। जब उसको शिकार मतलब उसका जब टाइम आता है कुछ शिकार करने का, उसको कुछ मिलता है, तब वो शिकार करता है। तो वैसा है, अपने को भी बैठना है कि स्टेज 2 का ब्रेकआउट कौन से स्टॉक में हो रहा है, वहां पे वो स्टॉक को पकड़ना है, और जैसे ही वो स्टेज 3 में आ जाए और यहाँ पे कंसोलिडेशन आए और नीचे ब्रेकडाउन दे दे, तो वहां से स्टॉक में निकल जाना है और प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो सर इसमें मैं एग्जिट एग्जैक्टली करूँ कब? या तो जब एक बड़ी कैंडल नीचे चली जाए तो तब मैं एग्जिट कर लूं, या जब वो ट्रेंड फेड आउट होने लग जाए मैं तभी एग्जिट कर लूं, तो वो पहले ना हो जाए? मतलब मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना, प्राइस ऊपर जाता है, वापस कंसोलिडेट करता है, बट फिर वो वापस ऊपर चला जाता है। करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन शुभ। इसका मतलब आप ट्रेडिंग करते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, मैं ना आपको बहुत सिंपल और क्रिस्प आंसर दूंगा, ठीक है, कोई डिप्लोमेसी नहीं। इसमें क्या होगा कि जब आपका साइडवेज जा रहा होगा ना, तब आप बोलोगे कि सुनील सर फेक सिग्नल मिल गया और वापस ऊपर चले गया, तो बेस्ट क्राइटेरिया इसके लिए ये है कि आपका ये जो आपके हायर हाइज एंड हायर लोस बनेंगे ना, इसमें एक ये छुपा हुआ है। इसमें क्या है कि समझो कि आपका एक हायर हाइज एंड हायर लोस बन रहा है, तो ये राइजिंग लेग इतना था और ये राइजिंग लेग इतना था, ठीक है, वापस ये राइजिंग लेग इतना है। तो अगर ये जो राइजिंग लेग है ना, समझो यहाँ से बनाते हैं, ये इतना बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है और ये छोटा है, मतलब क्या हो रहा है कि ये जो राइजिंग लेग है ना शुभ, ये छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि ये जो मोमेंटम है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसका मतलब ट्रेंड खत्म हो सकता है। ये पहला सिग्नल, ये पहला आई वुड से क्राइटेरिया जो आप यूज कर सकते हो कि अब यहाँ से ट्रेंड खत्म हो सकता है, क्योंकि जो गाड़ी मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर रफ्तार से चल रही थी ना, वो 60 पे आ गई है, क्योंकि पहले जो इतने राइजिंग लेग थे, क्योंकि ये फॉलिंग लेग है, ये राइजिंग लेग है, ये फॉलिंग लेग है, राइजिंग लेग है, राइजिंग लेग ही छोटे होते जा रहे हैं ना सर आपके। ये कुछ एलियट वेव जैसा भी करेक्ट, कि एलियट वेव जैसा है, उसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे, कभी दूसरे टाइम अपन इसके ऊपर पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन आपने सही पकड़ा। तो अगर ये राइजिंग लेग छोटे होते जा रहे हैं, मतलब कि आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको यहाँ पे बड़े बड़े रेड वॉल्यूम बार दिखेंगे, मतलब बड़ी पार्टी इसके अंदर से निकलते जा रही है।
ठीक है। ओके, वो दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा क्राइटेरिया कि ये बार बार अंडरकट कर रहा है ये ईएमए को, सर ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज का सिग्नल है, यहाँ पे आप एग्जिट ले लो। हाँ, और अगर ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, तो अगर मेरा डिसेंट प्रॉफिट बन गया तो वैसे ही मेरे को एग्जिट करना देखो वायबल है अगेन मेरे मैं लिए। बताता हूँ आपको, पूरा आंसर दूंगा। स्विंग ट्रेडिंग सर होता है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है मंथली टाइम फ्रेम पे। इसका भी आंसर देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन आप एक दिन से लेके कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों का लेते हो, 3 महीने से ऊपर स्विंग ट्रेडिंग नहीं होता है सर। ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है कुछ महीनों से लेके 6 महीने तक या फिर 1 साल तक। ठीक है, 1 साल के अंदर होता है लेकिन वो। करेक्ट। ओके, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है ना, वो खाली मंथली टाइम फ्रेम यूज होता है, जिसके अंदर विजय ठक्कर जी ने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बताया, जो आपका पॉडकास्ट हुआ था। ठीक तो है। अपन अभी बात कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेडिंग का, इसलिए तो मैंने बोला कि आपको इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम देखनी है नहीं, खाली वीकली टाइम फ्रेम देखना है। ओके। ओके, तो अपन अभी बात कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेडिंग का। ये आपका पूरा हो गया एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल पूरी साइकिल का। अभी आगे बढ़े सर? यस सर, बिल्कुल। ओके, तो ये इतना बात हो गया पूरा साइकिल का। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या लिखा है, अभी ये ना मतलब पत्थर की लकीर है जो स्टैन अच्छा। वाइनस्टाइन ने लिखा है। देखो अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट? इफ इट्स नेगेटिव यू विल वांट टू डू वेरी लिटिल इफ एनी बाइंग। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना है सर। अब वो अच्छा। कैसे पता चलेगा? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर स्टॉक का प्राइस 30 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब वो डाउन ट्रेंड में है, उसको हाथ ही नहीं लगाना। वही स्टैन वाइनस्टाइन बोल रहे हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट करते हैं इसको। if it's negative you will want to do very little if any buying even if you see some stock breaking out। अगर आपके स्टॉक 30 EMA के नीचे है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो कि ये एक स्क्रीन है, ठीक है, ये आपका 30 EMA है, और यहाँ पे ना स्टॉक का ना ऐसा पैटर्न बना रहा होगा और ये ब्रेकआउट कर रहा होगा। अगर स्टॉक ब्रेकआउट भी दे रहा है और 30 EMA के नीचे है, उसको नहीं खरीदना है। वही स्टैन वाइनस्टाइन बता रहे हैं। अच्छा। आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि इन्होंने क्या लिखा है कि even if you see some stocks breaking out, your probability of success are quite low when the market trend is going against you। मार्केट ट्रेंड अगेंस्ट कब जाता है? जब स्टॉक का प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पे 30 EMA के नीचे है, मतलब वो डाउन ट्रेंड है। वो टाइम पे ब्रेकआउट भी हो रहा है ना सर, आप उसको हाथ मत लगाओ। वही ये साहब बता रहे हैं। ओके, तो वो अगर बड़ी कैंडल भी बन रही है लेकिन वो 30 EMA के अंदर ही बन रही है। करेक्ट, तो उसको छोड़ दो। वही तो ये बता रहे हैं। ओके, तो ब्रेकआउट में क्रॉस करना ही चाहिए उसे। करेक्ट, तो 30 EMA के ऊपर होना ही चाहिए, और फिर वो जो कंसोलिडेशन जो होगा ना, उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, और फिर अपने को स्टेज 2 स्टार्ट होता है वहां से। उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फुल डिटेल में सिखाऊंगा। अभी आगे बढ़े? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी ये है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे ये जो स्टेज 1 जो होता है ना, आपको समझना है कि ये बेसिक स्टेज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग हमारी लिस्ट बनाते हैं। देखो मैं आपको शुभ एक एग्जांपल देता हूँ। अपन को क्या करना है, निफ्टी 500 के स्टॉक है, 30 EMA लगाना है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है, और देखना है कि कौन से स्टॉक स्टेज 1 में चल रहे हैं, उनको रडार में रखना है, ताकि जब वो ब्रेकआउट करे तो हम पार्टिसिपेट कर पाए। तब पार्टिसिपेट कर पाए। तो स्टेज 1 जो है ना, वो बेसिक स्टेज है, मतलब कि हाँ तैयारी हो रही है स्टॉक की अब यहाँ से ऊपर भागने की, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक स्टेज। ये पूरा फलाना ढिमका पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसके अंदर वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना होता है, ठीक है। और आपको देखना होता है कि अभी अच्छा ये दूसरा क्या लिखा है कि चेक वेदर सेक्टर इन द सेम स्टेज। तो आपको ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एक स्टॉक है, अगर वो पूरा सेक्टर स्टेज 2 का ब्रेकआउट नहीं दे रहा है ना, तो फिर भी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो पूरा सेक्टर ही अच्छा करना चाहिए। पूरा सेक्टर ही स्टेज 2 का ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो मतलब समझ लो कि आपको ना सपोर्ट मिल रहा है पूरे सेक्टर से। ओके, तो अगर समझो कि एक आईटी सेक्टर है, और आईटी सेक्टर 30 EMA के नीचे है, और उसके अंदर एक कंपनी है कोफोर्ज जो स्टेज 2 का ब्रेकआउट दे रहा है। आईटी सेक्टर तो नीचे है, लेकिन एक ही कंपनी ब्रेकआउट दे रही है, प्रोबेबिलिटी राइट जाने की बहुत कम होगी आपकी, क्योंकि सेक्टर आपका साथ नहीं दे रहा है। या तो कोई बस न्यूज आई हुई है इसलिए वो भाग रहा है। एग्जैक्टली, तो पूरा सेक्टर भी साथ देना चाहिए। सो ये सेक्टर रोटेशन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहा है। वेरी गुड, ये पूरा सेक्टर रोटेशन का ही गेम है सर। सेक्टर रोटेशन पकड़ना है, बहुत अच्छा आपने वर्ड बोला। सेक्टर रोटेशन पकड़ना है तो आपको स्टेज एनालिसिस करना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको प्रॉपर बता देगा कि कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एग्जिट करनी है, और कब आपको कौन से सेक्टर से दूर रहना है। समझ में आया? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये लिखा हुआ है कि लुक फॉर इंक्रीज वॉल्यूम। अच्छा, अभी ये बोल रहा है कि आपको देखना है कि जब वो स्टेज 2 का ब्रेकआउट हो रहा है, तब आपकी वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही नहीं हो रही है, ठीक है। और बाद में लिखा है कि डू नॉट लुक टू टेक अ पोजीशन इन द स्टॉक्स इन दिस स्टेज अंटिल द बताओ अभी शुभ आप ही बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया।
जब तक वो स्टेज 2 वाले पार्ट में नहीं जाता, मतलब 30 में क्रॉस नहीं करता, तब तक वो स्टेज 2 एंटर नहीं करता है। और तब तक वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का हाँ, ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकआउट नहीं होता है उसका। तो तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। तो मेरे अब ये पढ़ के मेरे को समझ में आ गया, स्टेज 1 में 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो अपने को सारे स्टॉक्स देखने हैं कि ईएमए के ऊपर है। हाँ, दूसरा कि वो सेक्टर उसका सपोर्ट देना चाहिए। करेक्ट, तीसरा हो गया कि वॉल्यूम्स होनी चाहिए उसमें, करेक्ट, कि मतलब अच्छे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत Correct. ज़्यादा लोग कर रहे हैं। करेक्ट, एंड करेक्ट। फोर्थ वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। सुपर्ब शुभ, ठीक है। मजा आ गया मेरे को, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने सीख लिया प्रॉपर, ठीक है। ओके सर। अभी अपन चलते हैं स्टेज 2 पे, ठीक है। ओके। अभी आगे बढ़ते हैं और चीजें क्लियर आउट होगी। अभी कर्सर पे कर दो। करेक्ट, करेक्ट। अभी यहाँ से मैं इसको ये ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है हमारा स्टेज 1। अब असले मतलब ग्राफिकल एग्जांपल पर आ गए, कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना शुभ मैं क्या हाँ, बता रहा हूँ, बिल्कुल। कि जब प्राइस नीचे होती है ना 30 ईएमए के नीचे, तब ऐसा ऐसा है, देखो आपको ऐसा ऐसा दिखेगा ये। लेकिन फिर जब ये साइडवेज जाने लगेगा तो इसको बोलेंगे अक्यूमुलेशन स्टेज, हाँ। और इसको स्टेज 1 भी बोल सकते हो आप। हाँ, मतलब सपोर्ट की तरफ बनने लग जाएगा। करेक्ट। इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। क्या बोलते हैं? बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। जो डाउन ट्रेंड था ना वो बॉटम है डाउन ट्रेंड का, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कंसोलिडेशन है इसका ब्रेकआउट होगा, और ये जो 30 ईएमए ये भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ये हो गया आपका स्टेज 1। आपको समझ में आया? यस। दिस इज द विजुअल एग्जांपल ऑफ स्टेज 1। और ये जो लाइन है ना, ये है 30 ईएमए की लाइन। मेरे को खुशी हो रही है आप सीख गए हो। इतना समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गो हियर अगेन एंड टेक द प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये जो है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल है अपना तिरुमलाई केमिकल का। तिरुमलाई केमिकल। स्टेज 1 प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैंने बोला ना, मैं एक सूत का भी चांस नहीं छोड़ूंगा कि लोग इसको प्रॉपर सीख नहीं पाए। बिल्कुल। A to Z लेके जाएंगे लोगों को, ठीक है। ये है ना आपका स्टेज 4 चल रहा था। बताओ क्यों चल रहा था? क्योंकि वो ईएमए के नीचे था। नीचे था, ऊपर स्टेज 3 आया होगा, उसके नीचे हाँ। ब्रेकडाउन किया, और अब ये स्टेज 4 में था। अब इसको वापस स्टेज 1 क्यों बोलते हैं, मुझे वो भी बताओ आप। इसको स्टेज 1 क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि वो मतलब बॉटम आउट हो गया है, उसके नीचे नहीं जा रहा है, धीरे धीरे वहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। करेक्ट, और करेक्ट। अब वहाँ पे वॉल्यूम्स अब वापस से ग्रीन कैंडल्स भी देखो बनने लगी है। सुपर्ब, सुपर्ब, आई लाइक दैट, सुपर्ब। ओके, तो ये अपना वापस कौन सा हो गया? बेजिंग हाँ, स्टेज। बेजिंग स्टेज हो गया। अब यहाँ पे क्या देखना है कि 30 ईएमए ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है क्या, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है क्या? क्या आपको दिख रहा है वो स्क्रीन पे होते हुए? हाँ, मतलब यहाँ पे एक बड़ी बाइंग भी आई और कैंडल भी बहुत बड़ी से ब्रेकआउट किया है। परफेक्ट। तो ये जो कैंडल है ना, ये ब्रेकआउट कैंडल है। क्या है इसमें? उसके पहले मेरा एक डाउट आया हुआ है। पूछो ना। तो बोलो। सर जैसे यहाँ पे एक हाँ। बड़ी कैंडल बनी, उसने ब्रेकआउट किया हाँ, यहाँ पे, बट हाँ। वो वापस से हिट किया अपने ईएमए को। सुपर्ब। तो वहां पे मेरा स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन क्या बनेगा? और ऐसा वहीं पे कंफ्यूजन है कि मैं मेरे ट्रेड को डाउट ना करने लग जाऊं कि ये मैंने सही तो लिया है। सुपर्ब, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका जब नीचे आया ना, तो आपका रिसेंट स्विंग हाई कौन सा है? ये देखो, ये सारे रिसेंट स्विंग हाई है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये बेसिंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सर यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे रिसेंट स्विंग हाई थोड़ी है, यहाँ पे थोड़ी आप एंट्री ले सकते हो। आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, समझ गया। आपका रेजिस्टेंस तो इधर है ना सर। ये मैं गलत एंट्री ले लेता। आप गलत एंट्री ले लोगे सर। यहाँ पे आपको एंट्री जहाँ पे लेनी है, जब स्टेज 4 खत्म हुआ ना, और जहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है ना, वहां तक आपको सर वेट करना है। और अब आप बोलोगे कि सुनील सर मैं तो बॉटम पे खरीद सकता था। सर या तो अगर आप भगवान हो या अगर आप झूठे इंसान हो तो ही बॉटम पे खरीद पाओगे, बॉटम पे कोई नहीं खरीद सकता। सही बात है। ओके, और इसमें से 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स होते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा वो टेक्निकल एनालिसिस के सारे। करेक्ट। तो इसके अंदर क्लासिकल चार्टिंग यूज हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग चार्ट पैटर्न यूज कर रहे हैं, और फिर हम लोग इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें यूज हो रही है। जैसे इसमें कप एंड हैंडल भी बना सकते हैं अगर देखा जाए तो। सुपर्ब। तो ये जो पैटर्न है ना शुभ, क्या आप भी मार्केट के अनगिनत इंडिकेटर्स से कंफ्यूज्ड हो और जानना चाहते हो कि कौन सा इंडिकेटर पैसा बनाएगा और कौन सा नहीं? Well, we might have something for you. अब सर्च पे सुनील गुर्जर के साथ हम आपके लिए कुछ लाए हैं। सुनील गुर्जर का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बना हुआ कोर्स आपको ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है और लिंक में दिए कोई डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। वी आर वेरी श्योर कि आपको ये ट्रेडिंग सेटअप बहुत पसंद आएगा और आप उसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर यूज करोगे। Now let's get back to the video such that your learning never stops. इसको बोलते हैं HNS रिवर्सल पैटर्न। क्या बोलते हैं? HNS तो रिवर्सल। ये होता है लेफ्ट शोल्डर, ये होता है राइट शोल्डर, ये होता है हेड, और Okay. यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है तब प्राइस ऊपर जाता है। हेड एंड शोल्डर वाला। हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न। ओके, तो इतना समझ में आया? यस सर। अब मेरे को आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि सुनील सर आपने बोला कि जो मेन रेजिस्टेंस होगा उसका ब्रेकआउट होना चाहिए और वो हो भी रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगा है?
हाँ वो एग्जैक्टली। वो जो पूछी ही नहीं आपने। हाँ, वो मैं स्टॉप लॉस आने वाला ठीक था है उस पे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का लगाएंगे कि अगर ब्रेकआउट कैंडल वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल है तो उसके नीचे ही लगेगा। ठीक है। वाइड रेंज बोले तो बड़ा ब्रेकआउट कैंडल। हम्म, अगर आप ब्रेकआउट कैंडल छोटा रहा तो क्या करोगे? तो फिर तो हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस, है तो फिर करेक्ट, तो एंटर ही नहीं करेंगे। करेक्ट, नहीं नहीं, तो अगर वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल नहीं है ना, मतलब कि वो वीक बाइंग आ रही है वहां पे, तो वहां का जो रीसेंट स्विंग लो होगा ना, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगाना है। ठीक है, समझ में आया? वापस बताता हूँ आपको, ठीक है? तो अगर अगर मैं समझ गया। या हाँ। तो एक बार मैं ऐसा बताता हूँ हाँ, हाँ, कि बताइए। ओपन लो अगर बहुत बड़ी कैंडल है तो उसका ओपन लो मेरा हो जाएगा स्टॉप लॉस मेरा, करेक्ट, और अगर वीक बाएंगे थोड़ी तो वो स्विंग वाला जो लास्ट उसमें जहाँ पे एक बॉटम बना छोटा सा वहां पे डाल करेक्ट, दूंगा। सुपर। तो यहाँ पे ये बॉटम बना था, ये देखो, हाँ ये अपना स्टॉप लॉस होगा अगर ब्रेकआउट कैंडल वाइड रेंज नहीं है तो। अगर वाइड रेंज है, कोई स्विंग लो देखने की जरूरत नहीं, जो ब्रेकआउट कैंडल का जो ओपन और जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है सर, इतना done। समझे आप? बिल्कुल सर। मेरे को खुशी हो रही है, आप भी सीखते जा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे जाएंगे हम लोग, स्क्रीन को आगे लेते हैं, और ये है स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 2 पे आ अभी गया। स्टेज 2 में अभी इतना ये रामायण कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वही बता रहा है कि स्टॉक को बाय करना चाहिए जब ब्रेकआउट होता है, ठीक है, या फिर जब पुल बैक होगा, जब ब्रेकआउट होके तो, ठीक है। और ये स्टॉक को होल्ड करना है जब तक स्टेज 3 का टॉप नहीं बन जाता, ओके। एंड इसको ट्रेल कैसे करना है रिस्क मैनेजमेंट के लिए? जब तक ये स्टॉक का प्राइस 30 ईएमए के ऊपर है तब तक वो ईएमए के साथ में ट्रेल करते जाना, आपका स्टॉप लॉस। ठीक है सर। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव सिस्टम ट्रेडिंग मॉडल है सर। अगर आप इसको अच्छे से यूज करोगे ना, ये बहुत अच्छा पैसा बना सकता है, लेकिन अगेन पेशेंस चाहिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है, टाइम लगता है इसके अंदर। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। एग्जैक्टली, इसके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, लेकिन बहुत अच्छा ग्रेटिफिकेशन है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि दिस स्टॉक में सेटअप अगेन इनटू स्टेज 2 कंटिन्यूएशन। तो क्या होगा कि अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। अब आपकी जो चीज थी ना कि सुनील इसके अंदर स्टेज 3 नहीं, वो वापस मेरे को स्टॉप लॉस काट के वापस ऊपर चले गया, तो वो इसकी बात कर रहा है। तो उसका एग्जांपल ये होगा कि प्राइस ऊपर गया और ये साइडवेज में गया, लेकिन ये 30 ईएमए को नीचे नहीं काटेगा, ये देखो, ठीक है। और ये वापस ब्रेकआउट देगा, वापस ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जो 30 ईएमए जो होगा ना, जब तक ये 30 ईएमए को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, मतलब वो स्टेज 2 कंटिन्यूएशन, अगेन स्टेज 2 कंटिन्यूएशन। एक तो होता है यहाँ पे, ये होता है एक्चुअल स्टेज 2, और ऊपर जो कंसोलिडेशन होता है ना, उसको बोलते हैं स्टेज 2 कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। आप समझे? इतना आपको समझ में आया? हाँ, अभी तो परफेक्ट, ठीक है। अभी ये, और जो स्टेज 2 होता है उसको बोलते हैं एडवांसिंग स्टेज। वहीं पे तो स्टॉक का प्राइस एकदम ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ और आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये ऐसा कुछ दिख अब मुझे आप ही एक्सप्लेन करो, ये क्या दिख रहा है, बताइए। तो पहला मेरा जो रेजिस्टेंस है उस पे ब्रेकआउट होना चाहिए। परफेक्ट, मतलब मैं क्राइटेरियाज बता देता हूँ जो जो चेक करना है मैं। परफेक्ट, पहला 30 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे मल्टीपल जगह पे हो रहा है तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। तो दूसरा है वो रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहिए, वो सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया है। परफेक्ट, हाँ। तो वो हो गया, तो वहां पे मैं एंटर कर सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस होगा वहां पे, या तो बहुत बड़ी कैंडल है तो उसका लो बनेगा, परफेक्ट, या तो फिर रीसेंट स्विंग का लो, सुपर, जो टॉप है मेरा वो बन जाएगा। नहीं, रीसेंट स्विंग का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, या फिर ब्रेकआउट कैंडल का जो लो होगा, अगर वाइड रेंज है तो उसका लो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ओके सर, ओके, परफेक्ट। अभी अपन बात करें स्टेज 2 की। स्टेज 2 में जब ब्रेकआउट होगा ना, तब अपन जैसे ही वो कैंडल का हाई टूटेगा तभी हम लोग एंट्री लेंगे। जो ब्रेकआउट कैंडल हुई है ना शुभ, उसका जब ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूट रहा होगा तब हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि वो होगा कंफर्मेशन कैंडल। ओके, एक तो होता है ट्रिगर कैंडल, एक होता है कंफर्मेशन कैंडल। जब आपका ये ब्रेकआउट हो रहा है ना शुभ 30 ईएमए के ऊपर, ये तो हो गया ब्रेकआउट कैंडल। अब जैसे ही वो नेक्स्ट वीक बनेगा, तो नेक्स्ट वीक में ये जो हाई है ना वो टूटेगा। ओके, जब हाई टूटेगा तभी एंट्री करेंगे। तो मेरी एंट्री कहीं यहीं यहाँ पे होगी। परफेक्ट, देखा जाए तो। नहीं तो क्या होगा पता है? अभी मुझे पता है, ये बोलते ना, ये पॉडकास्ट बड़ा हो रहा है, लेकिन अपने को फुल वैल्यू देनी है लोगों को, बिल्कुल, ठीक है। तो समझो कि नेक्स्ट वीक में ओपनिंग यहाँ से होती है नीचे से, तो आपको तो एंट्री नहीं आया ना सर आपका। जब तक हाई नहीं टूटेगा तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। तो बहुत बार क्या होगा, आप फेक मूव से बच जाओगे, वापस नीचे जाने लगेगा। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस ही हिट नहीं होगा, क्योंकि आपकी तो एंट्री नहीं हुई है सर अभी तक। तो सही बात है, आप समझे? हाँ, तो ये जैसे ट्रिगर कैंडल है तो मतलब मेरे को मेरे डीमैट में पैसा तैयार रखना है। करेक्ट, जल्दी मेरे को मूव मिलेगा। करेक्ट। समझो कि ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई तो पैटर्न बन रहा था, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल है। ये जो इसका समझो ये वीक है और ये छोटा लोअर वीक है। जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाता प्राइस, यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे। समझो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे एक कैंडल बनती है, क्या आपका एंट्री ट्रिगर आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया।
क्यों नहीं आया बताइए? जब तक वो प्रीवियस वाले को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं घुसूंगा ही अंदर। करेक्ट, करेक्ट, सुपर, ठीक वेरी है। नाइस। ये है अपना स्टेज 2 का पूरा थियरी। ओके। ओके, जब स्टेज 2, अच्छा अब आप बोलोगे कि सुनील अगर ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहा हूं उसके नीचे, वो कैंडल ही 15% की है, मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, हाँ। तो मेरे को थोड़ा स्टॉप लॉस कम लगाना है, तो मेरे हम्म। लिए ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ ना। ठीक है, सॉल्यूशन सिंपल है। जब आपको कोई भी ब्रेकआउट होगा ना, तो बहुत बार क्या होता है कि जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो रीटेस्ट करता है ब्रेकआउट। ओके। तो ये देखो, ये देख रहे हो, हाँ, रीटेस्ट के लिए आया। जब रीटेस्ट के लिए आएगा ना, तब यहाँ पे आप एंट्री करो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा बनेगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि रीटेस्ट बहुत कम होता है। जब ब्रेकआउट दे रहा है मतलब यहाँ से अभी एक वन वे क्लियर हो चुका है कि अभी बुल जीत चुके हैं, अभी यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा। एंड एक रूल बताता हूँ जो ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है? मैंने विलियम ओनील की बुक पढ़ी, वहां से एक रूल सीखा कि यू कैन नेवर लूज मोर देन 8% ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग देखो, ओके। स्विंग ट्रेडिंग होती है डेली टाइम फ्रेम से, हाँ। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वीकली टाइम फ्रेम से, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है मंथली टाइम फ्रेम से। विजय Yes. ठक्कर जी आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिखा के गए थे। हाँ। ओके, मैं सिखा रहा हूँ पोजिशनल पोजिशनल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वीकली। ठीक है, वीकली। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यू कैन नॉट रिस्क मोर देन 15% डूड। ओके। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो यू कैन नॉट लूज मोर देन 25%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ब्रेकआउट कैंडल होगा, जो ये ब्रेकआउट कैंडल आ रहा है ना, अगर ये 15% से ऊपर है तो इसको छोड़ दीजिए आप, ओके। क्योंकि वहां पे ज्यादा रिस्क है। हाँ। स्टेज 2 ऐसे बहुत कंपनियों में मिलेंगे, जो कंपनी में हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड सेट हो रहा है ना, वही कंपनी हम लोग लेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। सो सर, इसमें जो हमें कैसे सिलेक्ट करना है, या तो निफ्टी 50 में से सिलेक्ट करूं या निफ्टी 500, या मतलब मिड स्मॉल स्मॉल में जाऊं, और स्मॉल और माइक्रो कैप में ये सब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। करेक्ट, मैं आपको बोलूंगा कि इसको है ना आप ट्राई करो कि निफ्टी 500 के अंदर ही करो, ठीक है। ठीक है? और एक और जो चीज है मैं बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया स्टार्टिंग में, सी आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हाँ, मैं एग्जैक्टली। ऐसे है ना अनाप शनाप ऐसे कोई भी स्टॉक का डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। अगर कर रहा हूँ तो मेरे को डिस्क्लेमर पहले देना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे कोई भी स्टॉक बता रहा हूँ सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? और कोई इसको बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना। जो भी शुभ बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, सब एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल सर। ठीक है? तो हाँ जी, बताइए। सो सर, मतलब वही है कि या तो फिर मैं निफ्टी 500 के पूल से ही सिलेक्ट करेक्ट, ओ या सो निफ्टी 500 को आप स्टिक टू रहिए, क्योंकि मेरा जो एडवाइजरी जो मैं चलाता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ तो मेरा एडवाइजरी सर्विस भी है, यस। मैं उसके अंदर ट्राई करता हूँ जो लोगों को मैं जो बेसिकली एडवाइजरी सर्विस देता हूँ, उसके अंदर जो मैं आइडियाज देता हूँ वो भी निफ्टी 500 से ही निकालता हूँ। रीजन बीइंग शुभ, वो जो स्टॉक होते हैं ना वो लिक्विड होते हैं, वो अच्छी कंपनी होती है, वो अच्छी फ्रेंचाइज होती है, तो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो चुकी है निफ्टी 500 के अंदर। ठीक तो है। कोशिश करो कि वो निफ्टी 500 के स्टॉक ही हो, हम्म। ताकि उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस कटने की प्रोबेबिलिटी कम हो, लिक्विडिटी अच्छा हो, हाँ। तो सर्किट ब्रेकर नहीं होगा। नहीं तो सर्किट करते जाएगा तो मतलब सर्किट ब्रेकर से तो दूर ही रहना है, जो स्टॉक सर्किट लगा रहा है। और अगर आप निफ्टी 500 को सिलेक्ट करोगे ना, तो उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की कंपनी होती है। हाँ, तो वो एक अपने आप फिल्टर स्क्रीनर की तरह काम करेगा अपना। एग्जैक्टली, तो वो आपका एक पहला क्राइटेरिया होगा कि निफ्टी 500 के स्टॉक्स के बाहर जाना ही नहीं है। सही बात है। यहाँ तक डाउट क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है सर। ओके, एकदम क्लियर है। चलो सर, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे ठीक है? बढ़ते हैं। चलो, तो ये आ गया अभी स्टेज 3। हम्म। अभी स्टेज 3 में कैसे बनता है, लाइन बाय लाइन जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल शुभ, मैं चाहता हूँ कि आप पूरा सीख जाओ इसको। यस सर। ठीक है, आप समझ गए कि 30 ईएमए के ऊपर नीचे हो रहा होगा, बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड स्टेज 1 होगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट कैंडल बन रहा है, स्टेज 2 होने की प्रोबेबिलिटी हो रही है। यस। उसके नीचे ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, या फिर वो स्विंग लो होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस, और वो स्टेज 2 में जाएगा। स्टेज 3 कैसे बनेगा वो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है? चलो, वेट फॉर अ स्टेज 4 ब्रेकडाउन टू सेल द स्टॉक, or just sell the stock in this stage if the technical action starts from a significant top. ओके। ये क्या है इतना, ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इसको हाँ। सिंपल भाषा में समझते हैं। सिंपल भाषा ये है, मैंने जो आपको बताया कि आपको स्टॉक को सेल नहीं करना है जब तक स्टॉक आप वो 30 ईएमए को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करें। लेकिन आपने एक बीच में चीज बोली कि सर ये तो बहुत बार होगा और मेरे को फेक सिग्नल भी दे सकता है। यस सर। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैं मेरा एक YouTube पे वीडियो है फाइनेंस विद सुनील, डेफिनेटली अभी अपन टैग भी कर ही देंगे पॉडकास्ट में, ठीक है? तो वहां से लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे मैं स्टॉक को एग्जिट करता हूँ। मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, आई कैन गारंटी शुभ अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और ये कोई बुक में नहीं लिखा है, ठीक है? और ये जो मेरी बुक है ये ओके, ये बुक के अंदर हर एक चीज बताई है, ओके? और ये जो पूरा जो क्राइटेरिया है, और आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, ये मैंने रिसेंटली ये बुक लिखा है, बुक का नाम है ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी। ओके, और एक्चुअली तो आपकी दूसरी बुक है, तो बुक वाले सेक्शन में मेरे को लगा हम आते हैं कि जहाँ पे तो आपकी सेकंड बुक है, तो पहली बुक सर की ये है
मेक मनी यूजिंग प्राइस एक्शन। करेक्ट, मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। और ये जो आप बुक देख रहे हो ये मेरा दूसरा बुक है एंड दिस इज बेस्ट सेलिंग बुक इन इंडिया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी। और जो मैं बता रहा हूँ ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और कैसे एग्जिट करना है, जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ आपको, वो सारी चीजें इसमें दी है। बिल्कुल सर, मैं ऐसा टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा डेफिनेटली। चलो आ जाते हैं वापस। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जब स्टेज 3 में स्टॉक जाता है तो सर कैसे स्टॉक के अंदर से एग्जिट करें। सर सबसे हमारी दुविधा यही होती है कि हम लोग बाय तो कर लेते हैं लेकिन कहाँ एग्जिट करें वो किसी को नहीं पता होता है, वही हम लोग सीख रहे हैं अभी। ओके ठीक है, तो समझो कि 30 ईएमए को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। बहुत बार क्या होगा कि देखो ऑपरेटर जो होते हैं ना मार्केट में, उनको पता है कि आपको कैसे फंसाना है, तो वो क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, स्टॉक का भाव नीचे आएगा, आपका जो ईएमए वो कटेगा और आप बाहर निकल जाओगे। थोड़ा मैंने क्या किया है कि मैंने खुद का एक स्ट्रेटेजी बनाया है और ये कोई बुक में नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दिस ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी बुक। ओके, इसमें क्या है कि पहला कैंडल बनेगा ब्रेकडाउन कैंडल, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन कैंडल। आपको करना है जो मार्क, जो ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है ना, उसके नीचे दूसरा कैंडल भी बनना चाहिए और इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। ये तो होगा रेड कैंडल, दूसरा भी होना चाहिए रेड कैंडल। और ये जो लो है ना शुभ पहले कैंडल का, इसके नीचे जो दूसरा कैंडल का जो क्लोज होगा ना वो होना चाहिए। आप समझे कैसे? अभी तक नहीं समझा मैं। ओके, मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूं कि कैसे एग्जिट करेंगे। ठीक है, वापस समझा रहा हूं आपको। ब्रेकडाउन दिया, 30 में ब्रेकडाउन हो चुका है। अब आप बोलोगे सर मैं तो एग्जिट कर लूंगा क्योंकि रेड कैंडल बन गया। मैं बोलूंगा कि नहीं करना है। अपना क्राइटेरिया क्या है एग्जिट करने का, कि अपने को वेट करना है, ये है लो ब्रेकडाउन कैंडल का। अब जो दूसरी कैंडल बनेगी ना वो भी बननी चाहिए रेड, और ये जो लो है ना ये इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, और ये रेड कैंडल का ओपन यहाँ होगा और क्लोज यहाँ होगा। अब अपना सेल सिग्नल आया है। ओके, तो उसमें हम इसमें वहां पे ब्रेकआउट ढूंढ रहे थे, यहाँ ब्रेक डाउन भी ढूंढेंगे। एग्जैक्टली। तो यहाँ हम जब देखेंगे सपोर्ट तोड़ के नीचे जाएगा। देखो ब्रेकआउट हुआ था वहां पे, ब्रेकआउट कैंडल का जब हाई टूट रहा तब आप एंट्री कर रहे थे, उसमें भी एंट्री वेट कर रहे थे। इसमें भी अपने को वेट करना है जब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्रेकडाउन कैंडल बना, ब्रेकडाउन कैंडल का लो मार्क करो, उसके नीचे जो दूसरा कैंडल बनेगा ना वो क्लोज होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होगा, ये ब्रेकडाउन हुआ, ये कैंडल बना नीचे लेकिन वापस ऊपर जाएगा और नीचे क्लोजिंग नहीं होगा और वापस ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट कर देगा, तो आप फेक मूव से बच जाओगे मार्केट में। ओके, सही बात है। ठीक है, तो इतना समझा आपको? यस। ठीक है, एंड इफ द स्टॉक हैपेंस टू ब्रेक इनटू स्टेज 2 एडवांस, बाय द स्टॉक बैक एंड ऐड मोर शेयर्स इफ दे होल्ड द पोजीशन। मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि समझो कि आपका ये जो स्टेज 1 जो था, ओके, आपने यहाँ पे शुभ एंट्री की, अच्छा वॉल्यूम था नीचे, और ये स्टेज 2 ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे एक ये ईएमए है, अब ये भाव ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक स्टेज 2 अगेन बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगेन अगर 30 ईएमए के ऊपर है और कंसोलिडेशन बनता है और स्टेज 2 बन रहा है तो आप और ऐड करिए पोजीशन को। ओके, क्योंकि अभी तक तो ट्रेंड ऊपर के साइड है ना, क्योंकि ये 30 ईएमए है। इतना समझा शुभ? यस सर, मतलब इसमें बेसिकली हम एवरेज अप करते जाएंगे। हाँ, इसको मतलब ये करेंगे, क्या बोलते हैं ना, और पोजीशन को बढ़ाते जाएंगे। हाँ, कि मतलब राइड करेंगे वो रैली जो आगे कंटिन्यू होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, इतना समझा आपको? यस सर। अभी अपन एग्जांपल पर चलते हैं जल्दी से, ताकि लोग इसके वेट कर रहे होंगे आई गेस। मैं तो बोलता हूँ स्टेज 4 पे जाने से पहले हम आपकी बुक के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो एक बार स्टेज 3 समझा दूं मैं? हाँ, स्टेज 3 कंप्लीट करने के बाद हम ठीक है, ये रहा शुभ आपका स्टेज 3। ठीक है, कुछ इस तरह दिखेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभ आप ही सीख गए हो पूरा, अभी ये पूरा मॉडल ही आप सीख गए हो। ये क्या हो रहा है शुभ, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है बताइए आप। अब वो वीकनेस आने लग गई है। वीकनेस आने लग गई है, अब इतनी बाइंग नहीं दिख रही है, तो वो ट्रेंड। करेक्ट, और ये जो राइजिंग लेग है देखो, ये धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। हाँ, तो स्पीड एकदम कम हो गई है। स्पीड कम हो गई है गाड़ी की। हाँ बिल्कुल, तो और अब वहाँ पे सपोर्ट बनता जा रहा है, वहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। करेक्ट, तो अब वहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जिट कैसे लेना है उस पे। तो अब जब वो सपोर्ट तोड़ेगा, तो उसके बाद फॉलो अप में एक और कैंडल जब और उसको तोड़ेगी नीचे, और क्लोज होती है, तब हमें एग्जिट करना है। करेक्ट, तो ये जो ब्रेकडाउन होगा ना, ये ब्रेकडाउन, ठीक है, यहाँ पे ये जो कैंडल का जो लो होगा उसके लिए वेट करना है, ये कैंडल बना एग्जिट कर लो आप। बिल्कुल, और फिर आपको समझ लेना यहाँ से स्टेज 4 स्टार्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टेज 4 एंड दिस इज कॉल्ड स्टेज 3। परफेक्ट शुभ। और देख लेते हैं इसके लिए कुछ एग्जांपल तो नहीं है मेरे पास में, तो क्या है पब्लिक को और कुछ दिखा सके अपन। ठीक है, ये स्टेज 3 था, ठीक है, डन। अभी ये आ गया स्टेज 4। अभी आप जो बोल रहे थे डिक्लाइनिंग। हाँ, स्टेज 4 पे बढ़ने से पहले सर आपकी जो बुक बताए, पहली जो बुक लिखी थी आपने उसके बारे में थोड़ा बताना, और अभी जो रिसेंट बुक लिखी है आपने उसके बारे में भी थोड़ा बताना। ठीक है, मैंने जो फर्स्ट बुक लिखी थी वो 2021 में लिखी थी, जुलाई में लॉन्च हुआ था। बुक का नाम है मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग।
अब मैंने बुक क्यों लिखी, मेरा देखो अभी देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब लोग मेरा मकसद समझ रहे होंगे, मैं ना कुछ भी सिखाता हूँ तो मतलब A to Z और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक जो लेमन है ना वो भी अभी, अच्छा आप मुझे बताइए क्या आपको टफ लगा जो मैंने सिखाया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगा। एकदम आसान लगा। हाँ। तो मैंने किताब इसीलिए लिखी थी क्योंकि लोगों को मैं एजुकेट कर सकूं। ओके। आप मानोगे नहीं, इंडिया में 2 ही किताबें हैं जो अमेज़न पे टॉप 100 के अंदर रैंक करती है और दोनों किताबें मेरी है। अरे क्यों? क्योंकि सर मैं इम्पैक्ट इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में मैंने मेरी किताबों को पेन डाउन किया हुआ है, सो दैट इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट, आई वुड नॉट से स्टार्ट ट्रेडिंग, बट वो अपना जर्नी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पता तो पड़े किसमें घुस रहे हैं। एग्जैक्टली, और उनको पता लगे कि जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे पता है क्या, तो मेरी हाँ। बुक पढ़ेंगे तो उनको एक, वो बोलते हैं ना, अपन ने सीखा था कि बेसिंग स्टेज, हाँ। स्टेज 1, मेरी वो प्राइस एक्शन की जो बुक है ना वो बेसिंग स्टेज है एक ट्रेडर के लिए। ओके। ओके, और जब वो जो स्टेज 2 ब्रेकआउट हो रहा है ना, वो है हमारी ये बुक। नाम भी आपके मैच हो रहे हैं ट्रेंड के साथ, ब्रेकआउट करेक्ट ट्रेडिंग। करेक्ट। तो अगर वो कोई बंदे ने वो बुक पढ़ ली ना, हाँ। तो उसमें क्या होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। उसके अंदर सारे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमओ को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, और उसमें मैंने 40 से ज्यादा केस स्टडीज दी है। मैं ऐसा नहीं कि लिखने के लिए लिख दिया, मैंने 40 से ज्यादा केस स्टडी दी है विद एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, ताकि एक बंदा पूरा सीख सके। तो वो एक बेस बनाएगा एक बंदे का, ट्रेडर का। और ये जो बुक है ना थोड़ा और एडवांस है उससे। ओके। ओके, ये बुक में जैसे आप देखोगे ना, ये देखो अभी इसमें मैंने क्या किया है, अभी आप समझ पाओगे। देखो जैसे ये एक पैटर्न है, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखो ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये एंट्री पॉइंट है। देखो आपको मेरा पूरा ना मॉडल ही समझ जाओगे अभी, पूरा ट्रेडिंग मॉडल। ये ना डेली टाइम फ्रेम है, अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, इसका फॉलोअप चार्ट है, देखो ओके। दिख रहा है आपको। और ये जो लाइन है ना, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग यूज करते हैं 9 EMA, वीकली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं एग्जिट करने के लिए 30 EMA। और ये देखो एग्जिट कहाँ दिया है, पहला कैंडल बना, as the price close below the 9 EMA in the trailing stop loss, first candle should be breaking below 9 EMA and second candle should close below फर्स्ट कैंडल्स लो। मतलब आई एम वॉकिंग द टॉक। जो मैं सिखा रहा हूँ ना वही चीज मैं Okay. खुद करता हूँ, और वही चीज मैंने ये बुक के अंदर भी लिखी है। सो मतलब अगर जिनने नहीं देखी है तो ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह से चार्ट्स बनाए हुए हैं और सब में लेबल किया हुआ है एक्चुअली हर चीज कि कहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, और उसके नीचे मेंशन भी किया है कि एग्जैक्टली वो क्यों कर रहे हैं हम। तो इसका लिंक भी अगर हम डाल पाए तो हम डाल देंगे। तो जिनको भी अगर ये बुक लेनी है अमेज़न पे जा सकते हैं। सर लिस्टेड है एकदम अमेज़न पे? अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे कहाँ से भी ले सकते कहीं हैं। से भी ले सकते हैं। हाँ जी, ओके। हाँ जी। जिनको भी ट्रेडिंग के बारे में पढ़ने का शौक है तो देख सकते हैं। बाकी मेरे को ऐसा लगता है पढ़ने का बहुत ऐसा हैबिट बहुत मुश्किल होता है, मैं डेवलप ही नहीं कर पाता खुद के लिए। डेफिनेटली, बट कैसा है ना कि जितना आप पढ़ोगे ना, देखो एक हैबिट, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आधे मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। आप है ना राधा कृष्ण, मैं ना एक बुक पढ़ रहा था अभी, एक मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर। ओके, इंडिया की मुझे सबसे बेस्ट फंड, देखो मैं अगेन कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, जो है मैं दिल से बता रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। वो बुक है ना सबसे बेस्ट बुक है, मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर। उसके अंदर है ना मैंने सबको पढ़ा, दुर्गेश शाह, रामदेव अग्रवाल और राधा कृष्ण दमानी, रमेश दमानी, सबका उन्होंने इन्वेस्टमेंट थीसिस बताया है कि वो कैसे स्टॉक को पिक करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को। ओके। उसमें एक हैबिट सबकी कॉमन निकली, वो क्या थी पता है? रीडिंग हैबिट्स। Oh. सब लोग एविड रीडर हैं, इसीलिए सब वो मुकाम पे पहुंचे हैं। तो अगर देखो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी एविड रीडर बन जाओ, बट आपको अगर कुछ सीखना है ना तो पढ़ना पड़ेगा। जी सर, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे Okay. बढ़ते हैं। तो ये है अपना डिक्लाइनिंग स्टेज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल पोजीशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन इनटू दिस स्टेज सिंस दे कैन लूज कंसीडरेबल वैल्यू इफ हेल्ड ड्यूरिंग अ स्टीप डिक्लाइन। करेक्ट, स्टे आउट ऑफ ऑल स्टॉक्स इन दिस फेज। अब आप समझाइए ये क्या है। तो पहला तो स्टेज 4 सबसे घातक है। घातक है, परफेक्ट। मतलब सबसे बड़ा घाटा इसी में होगा। हाँ तो जी। दूर रह लो पहले से हाँ ही। जी, हाँ जी। और सही टाइम पे कल्टी करना है तो स्टेज 3 का एग्जिट याद रखना। और वो भी कैसे होगा, वापस बता देता हूँ। ये स्टेज 3 होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा होगा, ब्रेकडाउन कैंडल आएगा, ब्रेकडाउन कैंडल का लो होगा, अगेन दूसरा कैंडल बनना चाहिए रेड, यहाँ पे हमें एग्जिट करना है, नहीं कि यहाँ पे, क्योंकि ये होगा ब्रेकडाउन कैंडल, ये होगा कंफर्मेशन कैंडल। यस सर। ओके, तो ये था स्टेज 4। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, अभी अपन इसको आगे लेके चलते हैं। ये रहा, कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है। तो ये एक ग्राफिकल एग्जांपल है, और यहाँ पे अभी स्टैन जी ने क्या बोला है, अगेन अपने गुरु, ठीक है, स्टैन वाइनस्टाइन के स्टेज एनालिसिस के गुरु। टेक द ओथ, कसम खा लो, क्या बोल रहे हैं? कसम खा लो कि आप कभी भी कोई भी स्टॉक को स्टेज 4 में नहीं खरीदोगे। देखो लिखा हुआ है, टेक द ओथ
that you are never going to buy another stock in the stage 4 or hold on to any of your stocks once they move into स्टेज 4 मतलब क्या हुआ कि या तो स्टेज 4 में एक तो पहले बाय करना नहीं, अगर उस तरफ घुस रहा है तो भी नहीं करना। तो भी नहीं करना। कसम खा लो, इन्होंने ऐसा लिखा है कि टेक द ओथ। हाँ, मेरे को इसका बहुत इंपॉर्टेंस क्यों लगता है, क्योंकि ये चीज मैंने भी फेस करी है, क्योंकि एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग हमारी लॉस की पोजीशन काट ही नहीं पाते हैं। काट ही नहीं पाते। और दूसरा कि अब जब मैंने देख लिया ना उसका भाव 100 से 200 जा गया है, तो मैं 180 भी बेचूंगा ही नहीं, और 200 तो वापस आएगा। सही बात है। तो बट एग्जिट तो मेरा 180 बनेगा, मतलब मुझे नहीं पता 200 से वो 300 जाएगा, बट मेरा 180 पे को एग्जिट करना है, मेरे को इतना पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगेन आपने बहुत अच्छी चीज बोली, जो आप वो जो करेगा ना एग्जिट, समझो ये स्टेज 3 है, यहाँ पे आप एग्जिट करोगे, सर दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस। आप या तो आप, मैं वही बोल रहा हूँ, भगवान हो तो बता पाओगे कि कहाँ पे टॉप हो रहा है और वहां पे एग्जिट कर लो, आप कभी नहीं बता पाओगे, तो वो चीज तो कभी नहीं हो सकती। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस, उतना आपको टेबल पे रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप समझे? यस सर, यस सर। और मेरे को पता है कि आप सीख गए हो स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये है अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल। अभी है ना, मैं चाहता हूँ शुभ आप ही समझाओ कि ये क्या हो रहा है ये पूरा। ठीक है, सो ये एग्जांपल है एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप का। ये यूएस का कंपनी है। Okay. मैंने एग्जांपल सब जगह से लिए, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में वर्क करता है। ये स्ट्रेटेजी आप यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, जापान मार्केट जहां लगाओ सब जगह वर्क करेगा, क्योंकि सर टेक्निकल एनालिसिस सीखना इज लाइक लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। जब आप कार जब आप कार को चलाना सीख जाते हो, तब आप कौन सी भी कार चला लोगे। हाँ। तो टेक्निकल एनालिसिस कोई भी रोड पे चला लोगे, कोई भी रोड पे चला लोगे, कौन सी भी कार चला लोगे, बिल्कुल वैसा है। तो हाँ जी, ये देखो, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका स्टेज 1 है। हाँ। ओके, और स्टेज 1 के अंदर ये देखो, ये आपका था रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट जो कैंडल था वो छोटा वाइड नैरो रेंज ब्रेकआउट कैंडल था, क्या था? नैरो रेंज। तो इसमें स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे, ना कि ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। ओके, तो नीचे वाले पे। तो फिर ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ओके, और फिर यहाँ पे ये देखो, ये आपका थोड़ा साइडवेज जाने लगा, और यहाँ से ये ब्रेकडाउन आया। ये आपका जो दिख रहा है ना पर्पल कलर का, ये आपका 30 EMA है। ओके, 30 EMA है। और फिर जैसे ही नीचे गया, ठिकाने नहीं है, देखो क्या गुस्सा है ये स्टॉक। तो ये 106 पे चला गया, किधर से? $750 डॉलर से। हाँ जी, तो काफी ज्यादा ही स्टीप फॉल है, तो मतलब तो इसीलिए स्टैन ने बोला ना, ऊपर आपने कोट पढ़ा होगा स्टैन का, कि कसम खा लो कि आप स्टॉक को कभी नहीं लोगे। ये देखो, टेक द ओथ, मतलब कितना ही स्ट्रेच करूँ, आई कैन नॉट स्ट्रेच इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस। तो मतलब मेरे को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि एग्जिट बहुत ध्यान रखो, क्योंकि एग्जिट होता ही नहीं है, रिटेल ट्रेडर से एग्जिट होगा ही नहीं कभी। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो अभी आगे चलते हैं। एक और शायरी है और इनका कोट है जो बता रहे हैं ये, ठीक है, इनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मार्केट इज ऑलवेज ट्रिकी as long as all these wild swings and shakeout takes place above the stock rising 30 वीक मूविंग एवरेज, डोंट वरी। इसका मतलब समझाइए आप, शुभ आप ही समझाइए। तो ये जो उतार चढ़ाव है उससे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, परफेक्ट। 30 वीक के ऊपर है तब तक सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, और खाली यूज करना है वीकली टाइम फ्रेम। हाँ। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीचे लिखा है स्टैन वाइनस्टाइन बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ये है अपना स्टैन वाइनस्टाइन के वर्ड्स इसके बारे में, और ये अभी आ चुके हैं केस स्टडी के ऊपर। अब मैंने यही नहीं किया, मैंने खाली स्टेज सिखाने के लिए स्टेज नहीं सिखा रहा हूँ, अब मैं केस स्टडीज भी लेके आया हूँ। अब अपन 4 से 5 केस स्टडी है, फिर अलविदा बोल देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम इसे एंड करेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। या तो सर ये तो अभी अब पहले के चार्ट्स है, अगर अभी हम कोई लाइव चार्ट जो कल का डेटा, आज कौन सी डेट है, आज 6 अप्रैल है सर, तो अब हम कल मार्केट क्लोज होता 5 अप्रैल के हिसाब से कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और उसमें हम ये सब चीजें मार्क करते हैं। ठीक है, तो पहले 1-2 केस स्टडी देख लेते हैं, ताकि लोगों ने जो सीखा है ना, वो यहाँ पे पूरा कल्मिनेशन में उनको मिल जाएगा। हाँ ठीक है, सारे स्टेज दिख जाएंगे। बिट में सिखाया भी पूरा कल्मिनेशन ऑफ ऑल द 4 स्टेजेस, ठीक है। Perfect. तो ये आपका ग्रेफाइट का चार्ट है। अभी इसमें देखो, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये स्टेज 1 बन रहा था, स्टेज 2 ब्रेकआउट हुआ, देखो कितना अच्छा ऊपर गया, ये 30 वीक मूविंग एवरेज है। ये पूरा स्टेज 2 लिखा है। स्टेज 3 ये था, जब ब्रेकडाउन हुआ है, देखो ये देखो, जब ब्रेकडाउन हुआ तो स्टॉक पूरा नीचे चले गया, वापस स्टेज 1 आया, देखो आपको दिख रहा है। तो साइकिल वापस से रिपीट हुई, जब ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे देखो, वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, ये नैरो रेंज ब्रेकआउट कैंडल है, तो आपका स्टॉप लॉस इधर लगता। अगर मैंने आपको बोला था कि जिसको रीटेस्ट करना है, तो ये देखो स्टेज 2 ब्रेकआउट रीटेस्ट 1, तो कोई यहाँ पे भी खरीद सकता है, क्योंकि अभी तो 30 EMA के तो ऊपर ही है ना, और स्टेज 2 ब्रेकआउट भी हो गया है, तो कोई यहाँ पे भी खरीद सकता है और ये राइड को फॉलो ऑन कर सकता है। बिल्कुल, ठीक है, ये है पहला एग्जांपल। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर।
और ये है आपका दूसरा एग्जांपल। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये विप्रो का चार्ट ये है। विप्रो का चार्ट है। अब विप्रो का भी मैं आपको जाके बताऊंगा हो क्या रहा है। ये था स्टेज 2 ब्रेकआउट, ये था स्टेज 1, बराबर शुभ। हाँ बिल्कुल। स्टेज 2 ब्रेकआउट हो रहा है, वाइड बड़ी रेंज कैंडल के बड़ी साथ। कैंडल के साथ में स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, इधर नीचे। हाँ। ठीक है। और क्या आपको वॉल्यूम दिख रहा है क्या, हाँ काफी बहुत बड़ा बहुत वॉल्यूम है, बड़ा है। मतलब कोई बड़ी पार्टी भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है और अक्यूमुलेट कर रही है। ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या तगड़ा मूव आया है। काफी बड़ी रैली आई है, ये करीब गया है 225 से गया है ये सीधा आपका 700 के पार। अब कौन बोलता है कि मल्टी बैगर स्टॉक नहीं पकड़ सकते हो। मतलब 3-4 गुना तो पैसा आराम से हो गया ये। हाँ, बट अगेन दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो, बट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके हर टाइम ये ऐसे मल्टी बैगर मिलेंगे। लेट्स बी रियलिस्टिक। मैं बोल रहा हूँ कि पैसा अच्छा बनता है जब अगर आप कोई एक स्ट्रेटेजी से स्टिक टू रहोगे तो। बिल्कुल। ओके, जब ये स्टेज 3 बना, जब नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, मतलब स्टोरी ओवर सर। मैं आपको बोला ना, ब्रेकडाउन कैंडल बनेगा, नीचे एक और रेड कैंडल बनना चाहिए, ब्लैक बोले तो रेड ही हो गया। और यहाँ पे ये सेल सिग्नल आ गया और यहाँ से देखो कितना गंदा स्टीप फॉल आया, वापस ये 600 से आ गया 300। ओके। और ये वापस क्या बनाया अपना, स्टेज 1। अब इसमें वापस एंट्री कहाँ करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है ना ये टूटना चाहिए और ये जो 30 EM है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपसाइड होना चाहिए। बिल्कुल। ओके, और जो वॉल्यूम है वो बढ़नी चाहिए या फिर वॉल्यूम हाँ। स्पाइक दिखनी चाहिए। देखो आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम बढ़ रहा था यहाँ हाँ वापस से बनने लग गया। एग्जैक्टली। तो अक्यूमुलेशन फेज अपने आप दिखने भी लग जाता है वॉल्यूम के थ्रू। एग्जैक्टली समझे आप। तो बिल्कुल ये सर। अपना दूसरा एग्जांपल और ये है अपना तीसरा एग्जांपल। ये है अपना तीसरा एग्जांपल CDSL का। CDSL में जो बड़ी रैली आई ना, लोग बोल रहे हैं कैसे कैच कर सकते थे, स्टेज एनालिसिस के ऊपर ये पूरी रैली को कैच कर सकते थे आप। कैसे, ये देखो ये स्टेज 1। अब आप बताइए, ये लीजिए। ठीक है सर, मैं हाँ। पेन ले लेता हूँ हाँ। अपने हाथ में। हाँ। तो सर ये स्टेज 1 है। यहाँ पे ऐसा रीटेस्ट कर रहा है, बार बार कंफ्यूजन है मेरे को एंटर कब करना है। तो यहाँ पे लास्ट इसने दिया था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि वापस से नीचे आ गया। तो मैं यहाँ एंटर नहीं करूंगा। तो अब मैं इसके लेवल पे देखूंगा, यहाँ पे वापस से 30 EMA के ऊपर है। तो मैं वापस से ये वाले हाई के हिसाब से देखूंगा कि यहाँ पे कब ब्रेकआउट आ रहा है। परफेक्ट। और यहाँ पे मैं देखता हूँ वॉल्यूम भी बहुत तगड़ी आई थी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कहीं पे एंटर होऊंगा तो भी चलेगा मेरे को। और इधर मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा। परफेक्ट। अब मैं वो रैली लीड करूंगा आराम से, बिल्कुल। और फिर वापस से जब वो स्लो डाउन होने लगे और वो 30 EMA के नीचे गया, तो यहाँ पे मुझे सावधान हो जाना है, मतलब सावधान हो जाना है। परफेक्ट। क्योंकि और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है ना, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर खिसकता जा रहा है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 30 वीक मूविंग एवरेज है। और ये देखो क्या लिखा है, ऑन वीकली टाइम फ्रेम इन स्टेज एनालिसिस इट आइडेंटिफाइज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड मतलब ट्रेंड डाउन हो रहा है, तो आपको बाहर निकलना है। ओके, बिल्कुल सर। ओके, और ये वापस स्टेज 1 बन गया यहाँ पे। और ये वापस ये क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। तो ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस और वापस आपका स्टेज 2। ये तो मतलब काफी रीसेंट का चार्ट हो गया है। ये काफी रीसेंट का चार्ट है, मतलब अभी ही है ये तो। हाँ 2024। हाँ करेक्ट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। और अभी है ना लास्ट एग्जांपल बता देता हूँ, फिर तो मैं खत्म ही हो गया, आप क्या ही बताऊं। ठीक है, ये लो, ये आपका एग्जांपल है ग्लेनमार्क फार्मा का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखो ये देखो यहाँ पे स्टेज 1 था, ब्रेकआउट हुआ, वापस ऊपर गया, ये स्टेज 3। तो ये पूरा कंफ्यूजन हो रहा था, वापस नीचे आया, स्टेज 4 बना, ये स्टेज 1। ये देखो स्टेज 1 में क्या होना चाहिए, 30 EMA प्राइस जो है स्टॉक का 30 EMA के ऊपर होना चाहिए और ब्रेकआउट मिलना चाहिए। मिला ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस इधर, और ये देखो कितना अच्छा रैली आया। समझे आपको? यस सर। तो ये था अपना आज का पूरा स्टडी। और लास्ट में स्टैन क्या बोल रहे हैं वो भी जरा सुन लेते हैं। If you have missed a good stock, don't fret about it. With thousands of listed stocks to pick from, if you miss the first one, another one will soon come along. तो मतलब क्या है, एक छूट गया तो ऐसा डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फोमो में नहीं जाना है। करेक्ट, बहुत है, बहुत सारे स्टॉक है, दूसरा मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टॉक भी स्टेज 1 में है, एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, और जो साइडवेज में जा रहे हैं। अब आपको उसके पिक करना है जब स्टेज 2 ब्रेकआउट देंगे। और आप डरिए मत, कोई स्टॉक अगर भाग रहे हैं तो डोंट फ्रेट अबाउट इट। There will be 1000 stocks which will come on your radar. You can pick them up and take them as your positional trade. बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब कभी भी घबराना नहीं है। Yes. बस की तरह एक जाएगा तो दूसरी Yes. Definitely. बिल्कुल। तो ये था अपना स्टडी स्टेज एनालिसिस का। यस सर। अब सर इसको एक कोई प्रैक्टिकल स्टॉक पे देखते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, मैं एक मेरा स्टॉक लेता हूं जो मैंने अभी रिसेंटली एंटर किया है, भले ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल, बट हम उसका देखते हैं। चलो जी, परफेक्ट, चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं, बताइए आपका स्टॉक का नाम बताइए। हिंदुस्तान कॉपर। ओके, हिंदुस्तान कॉपर।
ये एक्चुअली ये स्टॉक है जिसमें मैं एग्जिट भी कर चुका हूँ, फिर मैंने ओके वापस से एंटर किया था। ओके ओके, हिंदुस्तान कॉपर ये रहा आपका। हम्म। और अभी चार्ट लोड हो रहा है, ठीक है इसमें, ठीक है हम्म। ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। ये हम्म। देखो अभी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ, ठीक है। ये था आपका, अभी अभी आप शुभ खाली इसको देखते जाना, ठीक है। हम्म। ये था आपका स्टेज 1 का, ये ब्रेक, ये स्टेज 1 था। हम्म। आप समझ रहे हो शुभ इसमें क्या हुआ? ये स्टेज 4 चल रहा था, यहाँ पे क्या हाँ, बनने लगा? वापस से ये कंसोलिडेशन ये होने ये लगा। कंसोलिडेशन। और ये बेसिंग स्टेज। कौन सा, ये 30 ईएम है, आपको दिख रहा है ये ब्लू लाइन? हम्म। ये ब्लू लाइन जो है ना शुभ, ये 30 ईएम है। एक काम करते हैं, लोगों के है ना बेनिफिट के लिए इसको है ना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि उनको समझ में आएगा। ये देखो बिल्कुल। परफेक्ट, ओके ये सर। 30 ईएम की लाइन है। हम्म। ये था आपका स्टेज 4, ओके। स्टेज 4। और यहाँ पे वापस स्टेज 2 का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था? यहाँ पे। ओके। अब आप बोलोगे सुनील सर चलो अभी ये ले लिया, अभी ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है यहाँ से ऊपर गया। हम्म। अब आप बोलोगे कि सुनील सर एग्जिट करे तो करे कहाँ? हम्म। ठीक है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आए, ठीक है, इसको सबको मिटा देते हैं अभी वापस। और जैसे ही आपका ये जो था ब्रेकडाउन हुआ, हम्म। ब्रेकडाउन के नीचे एक और कैंडल बननी चाहिए, जो ये कैंडल बनी और इसका लो जो था प्रीवियस कैंडल के नीचे था, यहाँ पे अपने को एग्जिट करना था। यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट, ये जो था आपका अपसाइड गेन था। अब आप लोगे सर मैं यहाँ तो एग्जिट कर ही नहीं पाया। भैया भगवान थोड़ी हो कि यहाँ पे आप एग्जिट कर लोगे, किसको पता है कि यहाँ पे ये टॉप आउट होने वाला है स्टॉक। अभी बिल्कुल। वापस रिसेंट एक्शन देखते हैं इसका, ठीक है। हाँ। रिसेंट एक्शन जैसे आपने बताया कि सुनील सर बताइए कि अभी क्या मसला चल रहा है इसका, ठीक है जी। अभी क्या हुआ वापस शुभ, ये स्टॉक अगेन स्टेज 4 में था, यहाँ पे इसने स्टेज 1 बनाया। डू यू अग्री विथ मी? यस सर। ओके, द क्राइटेरिया फॉर स्टेज 1 इज कि पहले तो ये कंसोलिडेशन में होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स होने चाहिए, देखो ठीक है। ठीक है, मतलब ये स्टेज 1 बन रहा है, अभी यहाँ से ऊपर हाँ। जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है वहाँ पे खींच लेना लाइन, तो वहाँ पे ब्रेकआउट देखना है, ब्रेकआउट हुआ ये। बिल्कुल। और आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पा रहे होंगे जो विजय ठक्कर जी ने बताया था कि एक रेंज ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे भी रेंज ही ब्रेकआउट हो रहा रेंज है, ब्रेकआउट। खाली एक 30 ईएमए लगा दिया है और वो वीकली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी सेम है। आप बिल्कुल। समझ रहे हो, थोड़े मेरे इसमें रूल ऐड किए हैं, वो बात अलग है, ठीक है, ताकि आपका रोबस्टनेस बढ़ सके। यहाँ पे आपका एंट्री होगा सर, और यहाँ पे हाई पे आपका एंट्री, यहाँ पे कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस। अब आप मुझे बताइए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस क्यों लगा रहा हूँ, बताइए यहाँ पे कि ये वापस केस वो में। हमें पता नहीं ना कि स्टेज 1 में वापस मतलब नहीं वो नहीं नहीं, फेक मैं बोल तो रहा हूँ ना, कि ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्यों स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, क्यों नहीं स्विंग लो के नीचे लगा रहा हूँ? क्योंकि वो कैंडल बड़ी है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये वाइड रेंज कैंडल है। एक कैंडल होगी वाइड रेंज, एक कैंडल होगी नैरो रेंज। नैरो रेंज। नैरो रेंज कैंडल होगी तो स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस, वाइड रेंज कैंडल होगी तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो अभी यहाँ पे आपकी एंट्री थी सर, ओके। और अभी तक आपका स्टॉक जो है क्या है शुभ, अभी हिंदुस्तान 30 कॉपर। ईएमए के, 30 ईएमए के ऊपर है। तो अभी तक आपको इसके अंदर बने रहना है। हाँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं, वापस आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर रिप्ले करके बता देता हूं, जो ऐसा कुछ बन रहे हैं, ये देखो ऐसा कुछ बना रहे हैं और वो यहाँ से ब्रेकआउट दे रहे हैं, आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं। मैं इसको लाइन को खींच के बताता हूँ, मैंने रिप्लाई बार यूज किया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने जो स्टेज 1 में है, स्टेज 2 ब्रेकआउट दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे आप एंट्री करो और आप उसको ट्रेंड को राइट कर सको। चलो, मतलब मैंने एंट्री तो सही करी है, हाँ। बट कोई खरीदेगा नहीं तो बिल्कुल। और आई गेस अब यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम स्पाइक्स भी दिखने लग गई, करेक्ट, ब्रेकआउट भी दिखने लग गया, correct, और correct. कैंडल का भी वो भी सही है। करेक्ट 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 करेक्ट, तो सही है। मैं या तो कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल सकता हूँ, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगा जो भी रिजल्ट आता है आफ्टर दिस, क्योंकि अभी तक तो 30 ईएमए के ऊपर है, जब तक वो सेल सिग्नल नहीं आएगा। अगेन अगर आपको ये जानना है, फाइनेंस विद सुनील को आपने टैग किया ही है इसके अंदर, ये वीडियो में, उसके अंदर जाइए 9 ईएमए का एक मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वो किया हुआ है, यूज 9 ईएमए टू एग्जिट द स्टॉक। वो वीडियो देख लो, आपको एग्जिट कैसे करना है वो भी सीख जाओगे। लेकिन अभी तो आप सीख ही गए हो कि ब्रेकडाउन मिलेगा 30 ईएमए के नीचे, ब्रेकडाउन जैसे ही मिलेगा, समझो ये एक ईएमए है, ब्रेकडाउन आया समझो आपके कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर पे, आपको वेट करना है दूसरी कैंडल का और ये लो लगा देना है। अगर दूसरी कैंडल भी बेरिश ही बने और ये नीचे क्लोज कर दे, क्योंकि क्लोजिंग ये होगा, ओपनिंग ये होगा, तब आप एग्जिट कर लेना। अभी तब तक आप उसके अंदर बने रहिए, वो स्टॉक के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, काफी सही है।
सर अब जैसे मैंने एंटर कर लिया, अब हाँ। सर मेरे को इन स्टॉक्स को कितने टाइम फ्रेम पे चेक करते रहना है? मतलब ठीक है। जैसे अब मैं काम करता हूँ, मेरे को पता नहीं, मैं हाँ। मार्केट देखता ही नहीं हूँ हम्म, दिन के टाइम। मैं सीधा रात को टाइम मिलता है देखने का। तो ठीक मैं है। इसे वीकली देखूं या हर हफ्ते के एंड में देख लूं या सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है तो देखो मैं वैसा? आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। ये एक कैंडल एक वीक का है। हुँ, कैंडल बनना स्टार्ट होता है मंडे को हाँ, और खत्म होता है फ्राइडे एंड को। ठीक है। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, एवरी वीकेंड वीक के एंड पे देखना है कि हुँ, समझो आपका मैं आपको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल वही लेके दिखाता हूँ ना। आपका ये हुँ, इसके अंदर क्या होगा, आपका हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है। हुँ, यस करते हैं, इसको निकालते हैं। ये देखो अभी आपका चार्ट चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर ठीक सबको है। डिलीट मारते हैं ताकि क्लियर हो। ये देखो अभी आपका ये चल रहा है। हाँ, समझो अभी ये आने वाले टाइम में भाव ऊपर जाए यहाँ से, और ये ईए में भी ऊपर जाएगा। हुँ, अभी आपको क्या करना है कि आपको वीकली टाइम फ्रेम ही लगा के रखना है। इसका एग्जिट भी वीकली टाइम फ्रेम पे ही होगा। हुँ, आपको एवरी वीक एंड पे आना है। ठीक फ्राइडे है। को आना है 3 बजे। कितनी बजे? 3 बजे मार्केट बंद होने के बाद। मार्केट बंद होने के बाद में। और मंडे टू फ्राइडे के बीच में कुछ नहीं करना आपको। हुँ, क्यों? क्योंकि वो कैंडल तभी बनती है ना, एग्जैक्टली कैंडल एंड कब होगी? फ्राइडे को। फ्राइडे को। तो हुँ, फ्राइडे को एंड को ही आना है। ठीक है। कितना अच्छा स्ट्रेटजी बना। हाँ, एक बार ट्रेड ले लिया, हाँ, बस महीने में 4 बार उसको आके देखने का है। ठीक है, हाँ, एवरी फ्राइडे को। जब आपका ये कैंडल नीचे बनेगा, तब आपको लगेगा यार अब इसके अंदर कॉशियस रहना चाहिए। एक कैंडल बन गया है, हुँ, 30 ईएमए के नीचे जा रहा है। हाँ, अब आपको दूसरे वीक का वेट करना है, और ये लो जो होगा ना, उसके नीचे अगर वापस वो कैंडल बननी स्टार्ट हो जाए दूसरे वीक की, हाँ, तो देन ये जो दूसरा वीक जब एंड होगा फ्राइडे को, मतलब ओके। इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया है ये लो के नीचे, तब आपको एग्जिट कर लेना तो है। फ्राइडे के 3 से 3:30 के बीच में मेरे को एग्ज़िट करने का वो बस देखना है मेरा। परफेक्ट परफेक्ट। समझो ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से, तो यहाँ पे अगर कैंडल का आया, ये कैंडल के नीचे वेट करना है और यहाँ पे आप एग्जिट कर लेंगे। बिल्कुल सर, काफ़ी मस्त सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आई गेस हमारे व्यूअर्स को भी सबको समझ में आ गई होगी। हाँ। क्या आप भी मार्केट के अनगिनत इंडिकेटर्स से कंफ्यूज्ड हो और जानना चाहते हो कि कौन सा इंडिकेटर पैसा बनाएगा और कौन सा नहीं? वेल, वी माइट हैव समथिंग फॉर यू। अपसर्च पे सुनील गुर्जर के साथ हम आपके लिए कुछ लाए हैं। सुनील गुर्जर का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बना हुआ कोर्स आपको ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है और लिंक में दिए कोई डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। वी आर वेरी श्योर कि आपको ये ट्रेडिंग सेटअप बहुत पसंद आएगा और आप उसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर यूज करोगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो सच दैट योर लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सर मतलब मेरे को अभी एक रीसेंट डेटा था जिसमें मेरे को आपसे बात करनी थी कि अभी का आज का जो हमारी जो यंग जनरेशन है हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है मार्केट्स में, बहुत हाँ, अच्छे लेवल पे कर रही है, विच इज़ वेरी गुड, मतलब हाँ बहुत जी, अच्छी बात है। हाँ जी। बट सब ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम्म, और अभी ये लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का एक डेटा आया था हम्म, कि सरकार ने 11,25,228 करोड़ हाँ, सिर्फ एसटीटी से कलेक्ट किया है। और एसटीटी स्टॉक बाइंग पे नहीं लगता है, सही बात है। सिर्फ ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग होती है उस पे लगता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यस, परफेक्ट सर। तो करेक्ट। मतलब ये इसमें इतना बड़ा स्पाइक है, हाँ, तो मतलब एक्सचेंजेस कमा रहे हैं, सरकार कमा रही है, सही बात है। बट जो रेगुलर व्यूअर्स जो रिटेल है हमारे, हाँ, वो नहीं कमा पा रहे हैं। हम्म, सो और मतलब इसमें हम आए दिन कहानियां सुनते रहते हैं कि कोई हाँ, इतने लाख खो रहा है, ये लाख खो रहा है। तो इस पे हम्म। आपको क्या मैसेज एक है जो आप देना चाहते हो? सिंपल है, देखो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आप मार्केट में नए हो, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो आपका जर्नी कैश ट्रेडिंग से, इक्विटी, कैश इक्विटी से। डोंट गो इनटू एफ एंड ओ। हम्म, मतलब इफ यू आर गोइंग देयर, इट मींस यू आर बाउंड टू बर्न योर फिंगर्स देयर। बिल्कुल। आप अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है, तो हम्म, क्या उसको डायरेक्टली नर्सरी में जाता है? एक प्री स्कूल में जाता है वो, हाँ, बाद में नर्सरी में जाता है, बाद में धीरे धीरे वो लेटर अप करता है। क्या उसको 10वीं में सीधा एनरोल करते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। सेम चीज मार्केट में भी, एक मार्केट में एंट्री करने का एक तरीका है। ओके, तो वो तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, बेस बनाइए, आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, आप डेली टाइम फ्रेम को यूज करके। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वीकली टाइम, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम से, जो विजय ठक्कर जी ने बताया। ठीक है। उसके बाद में अगर आप और थोड़े ये हो जाओ, फिर आओ वीकली टाइम फ्रेम पे, हाँ, फिर आओ डेली टाइम फ्रेम पे, फिर आओ आवरली टाइम फ्रेम पे, फिर आओ 15 मिनट, फिर 5 मिनट। जब आपकी सबकी मास्टरी हो जाए ना ये सारे टाइम फ्रेम पे, ये सारे टाइम फ्रेम, ये देखो यहाँ होते हैं, मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ये देखो, ये रहा, हाँ, वहाँ ऊपर। यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखता है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ऐसे ही आपको देखना है कि कौन सा टाइम फ्रेम पे हो।
आप पहले मार्केट में आइए, आप अपना ट्रेडिंग डेरिवेटिव में मत स्टार्ट करिए। आप अपनी उंगलियां जला बैठोगे, क्योंकि देखो क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में जो पॉपुलेशन है, सबसे पहले लोगों के पास में पैसा बहुत कम है। जो रिटेल ऑडियंस है उनके पास में, मोस्टली ऑडियंस के पास में 5 लाख के नीचे कैपिटल है। आम जनता है ना, आम नागरिक, उनके पास में 5 लाख से नीचे कैपिटल है। वो क्या होता है, ऑप्शन बाइंग करते हैं, आते ही पैसा जलाना है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई एक्सपर्ट है, अगर आपको कोई राय दे रहा है, जैसे कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, अगर आप उसके साथ में काम कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उसको पता है कि चीजें कैसे चलती है, आप ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, आते हैं अनाप शनाप ऑप्शन बाइंग करते हैं और सपना ऐसा लेके आते हैं कि बड़ा बनना है। सर आप है ना, यू आर गोइंग टू disrupt your own story, okay, and this is a road to disaster. this is not a road to success, this is a road to disaster। अगर आप सीधा मतलब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आए और आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे, जिसके अंदर F&O के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, मेरा वही एक ही सलाह होगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। आप स्टार्ट करिए स्विंग ट्रेडिंग से, आप स्टार्ट करिए पोजिशनल ट्रेडिंग से, समझिए चीजें कैसे काम करती है, थोड़ा टेम्परामेंट पता चलेगा, और ये टाइम में क्या होगा बताए, आपको समझ में भी आएगा कि आपको क्या सूट करता है। बिल्कुल। जब कोई आप लड़की को मिलते हो, डेट पे जाते हो, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, बट क्या आपको डे 1 पे पता चलता है क्या कि वो लड़की का नेचर क्या है? नहीं पता चलता है। व्हेन यू गो ऑन अ डेट फॉर 3 to 4 टाइम्स, जब आप वो लड़की से मिलते हो 3-4 बार, तब आपको उसका नेचर पता चलता है कि क्या वो अग्रेसिव है, क्या वो अंडरस्टैंडेबल है क्या। सेम गोज टू द मार्केट ऑल्सो। पहले आप नेचर तो समझिए सर मार्केट का, पहले आप अपने आप को जानिए कि आप किसमें सूटेबल हो, आपको कौन सी स्टाइल सूट कर रही है। ओके, आपको अगर पिज्जा खाना पसंद है और आप एलर्जिक हो पिज्जा खाने में, तो आपको सर ये हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो सेम गोस टू मार्केट ऑल्सो। तो पहले केस ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए और फिर धीरे चीजों के अंदर जाइए और डेरिवेटिव मार्केट में आप जंप ले सकते हो उसके बाद में। तो यही मेरी सलाह होगी और कुछ नहीं है बस। थैंक यू सर, काफी इंटरेस्टिंग रहा आज की स्ट्रैटेजी, और आपकी ये काफी एडवाइस है जो हमारे व्यूअर्स भी लेंगे। हाँ जी। तो इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक क्विक रैपिड फायर राउंड है। हाँ जी। तो मैं मेरा फोन निकाल लेता हूँ और हाँ जी। सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक। सर, आपकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड फेवरेट मूवी या सीरीज कुछ भी है तो बताइए। स्कैम 1992। और बुक भी बता सकते हो। हाँ, बुक भी बता सकता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट बुक है ट्रेड लाइक मार्केट विजार्ड, मार्क मिनर्विने का बुक है। ओके सर। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बुक है, वीसीपी, और उसके अंदर प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया हुआ है। सर, दूसरा सवाल, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हाँ। तो क्या कर रहे होते दूसरा? अगर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, मैं कुछ ना कुछ तो बिजनेस ही कर रहा होता, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ। तो हमारे कैसा है कि हमारे खून में ऐसा होता है कि बिजनेस करना है, किसके पास में काम नहीं करना है। तो कोई ना कोई तो, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज ऑलरेडी पहले थे, तो मैं कोई स्टार्टअप लेके और मतलब कोई कोई दूसरा बिजनेस कर रहा होता। तो उस चॉकलेट फैक्ट्री का क्या हुआ? पहले तो मेरे को वो बताओ, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं या? तो जो मेरा डैड का जो फैक्ट्री है वो दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, अच्छा। वी हैव लाइक मोर देन 20 काउंटर्स इन क्राफर्ड मार्केट। तो आप क्राफर्ड मार्केट में जाओगे ना, अच्छा। मरीन ड्राइव, आप कहाँ पे भी कोई भी स्टोर पे जाइए, पूछिए सुनील फूड्स का चॉकलेट चाहिए, आपको कहाँ पे भी मिलेगा। अरे तो आई डोंट नो वेदर वो शायद मैं वो कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता, लेकिन मैं बिजनेस ही कर रहा होता। अरे अरे, हाँ सही है। वो तो मारवाड़ी है तो खून में ही बिजनेस है डेफिनेटली ही। डेफिनेटली। सर, एक ट्रेडिंग मिस्टेक जो आप कभी रिपीट नहीं करना चाहोगे? एक अच्छा, मैं इसमें ये बोलूंगा कि एवरेज आउट करना, लूजिंग पोजीशन को। ओके, हाँ। ओके, एक और चीज बोलता हूँ, अगेन ये रैपिड फायर है, मैं उसका मिसयूज कर रहा हूँ। एक बंदा है जगदीश एंड टिटमैन, इंडिया का बंदा है, उसका नाम है जगदीश। ओके, और फॉरेन का बंदा है टिटमैन। उन्होंने एक पेपर लिखा था मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर। उसके अंदर लिखा है कि बाय द विनर्स एंड सेल द लूजर्स। वो पेपर गूगल पे मिल जाएगा सब लोग को, खाली डालना मोमेंटम ट्रेडिंग पेपर ऑफ जगदीश एंड टिटमैन। वो पेपर पढ़ लो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। वो पेपर बताएगा कि लूजिंग स्टॉक को कब आपको निकलना है और लूजिंग स्टॉक को क्यों पोर्टफोलियो से बाहर निकालना है। तो ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है जो मैं कभी रिपीट नहीं करना चाहूंगा। काफी सही है सर। सर, चाय या कॉफी मार्केट टाइम पे ऐसा अलर्ट रहने के लिए? कॉफी, क्योंकि टी तो थोड़ा मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं भागते रहता हूँ, लोग देखते हैं, मतलब रेस कोर्स वगैरह जाता हूँ, तो मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा। सर, आपका सबसे यादगार ट्रेड कौन सा है? लॉस हो या प्रॉफिट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यादगार की भाई इसमें तो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस हो गया मतलब। मेरा यादगार ट्रेड था टाटा मोटर्स। जब इसका ईवी का न्यूज़ आया था,
हाँ, ठीक है, और मतलब प्राइस एक्शन पहले से ही वो स्टॉक गैप अप दे रहा था और बड़ी बड़ी कैंडल हाँ, बना रहा था, तो वहीं से थोड़ा आशंका मिल जाती है कि यार इसके अंदर कोई ना कोई तो है बाइंग कर रहा है। ठीक है, फिर बाद में वही मतलब फंडामेंटल्स चेक करके टेक्निकल्स देख के स्टॉक लिया, और ये स्टॉक मेरा सबसे यादगार रहेगा। आज तो 1000 पार है सर। आप बता सकते हो एंटर कब किया था सर आपने? मैंने इसको एंटर किया था शायद 1 साल पहले मैंने इसको एंटर किया था। तो सर आपने लगभग बता सकते हैं कहाँ पे एंटर किया था ये स्टॉक? वही मतलब मैंने इसको एक्युमुलेशन करना स्टार्ट किया रहेगा 300 के आसपास, और बाद में और इसको मैं ऐड ऑन करते गया जब इसका ब्रेकआउट आया, क्योंकि देखो ये ईवी में अकेली कंपनी है, ठीक है, और इसका अगर आप लाइनअप देखोगे तो बहुत सारी ईवी इसका, और मैं ऑटोज के अंदर काफी इंटरेस्टेड रहता हूँ, गाड़ियों के अंदर, हम्म, तो मैं देखते रहता हूँ कि इनकी बहुत सारी ईवी का लाइनअप था। हम्म, तो इसको 300 रुपये से एक्युमुलेशन स्टार्ट किया, और फिर ऐड ऑन करते गए, और फिर वो 400 450 पे आपका पैटर्न ब्रेकआउट भी मिला, फिर न्यूज आया ईवी का कि ये और गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं, तो फिर मतलब वहां पे मेरी एंट्री रही है 300 के और अभी भी आप आसपास। होल्ड कर रहे हो स्टॉक? डेफिनेटली डेफिनेटली। अरे, एक वर्ड बताइए जो इतनी बड़ी विन अगर आपको होती है तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो वो फीलिंग को? मैं बोलूँगा कि स्टेइंग काम एंड हैव पेशेंस। ओके, तो मतलब आप पेशेंट सी फील करते हो जब इतनी बड़ी विन हो जाए तो भी शांति रहना है। करेक्ट, करेक्ट, नहीं तो फिर वो जैसे बोला था ना कि जैसे स्टेन वाइंस्टाइन ने बोला था, डोंट फ्रेट अबाउट इट। हम्म, तो यू डोंट नीड टू बी लाइक यू डोंट नीड टू बी फ्रेटिंग इफ हम्म, एनीथिंग गुड इज हैपनिंग टू यू। कीप राइडिंग विनर्स एंड कीप एग्जिटिंग लूजर्स। ओके। और सर आप अगर यहीं से अपने 10 साल पहले सुनील को क्या एडवाइस देना चाहोगे? वही है कि पहले तो आप एजुकेशन को कंप्लीट करो, बिकॉज वो एक फाउंडेशन देता है जनरल नॉलेज का। ठीक हम्म, है, लोग बोलते हैं कि मैं ड्रॉप आउट कर लूँ, नहीं नहीं, हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको लाइफ में जो एटिकेट्स हैं वो आपको सीखने मिलते हैं, और वो बेस बिल्ड करता है आपका लाइफ का। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप पढ़िए, और अच्छे से जो चीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट है उसके अंदर आप पढ़िए, और बाद में एक्सपर्टीज जो है जो बंदे की हम्म, उससे मिलिए, या फिर कोई अच्छा जो बंदा है वो फील्ड के अंदर उससे सलाह लीजिए आपके आगे लाइफ में क्या करना है। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक मैं मेरी बताता हूँ, मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता था करूँ तो करूँ क्या। मैं बीएमएस में था, मार्केटिंग लिया था, अब मैं सोचता था मार्केटिंग करूँ या फाइनेंस करूँ। और ये आप है ना सर्वे कर लो, कॉलेजों में जाओ, बोलो कि आप क्या सबसे लाइफ का बड़ा कंफ्यूजन, बोलेंगे सर पता ही नहीं है करना क्या है। हाँ, तो जो एक्सपर्ट है उससे राय लीजिए, आपका इंटरेस्ट क्या है उसके, और उसके अंदर आपका बोलूंगा कि करियर बिल्ड कीजिए, ताकि सर आपको उसके अंदर जल्दी सक्सेस मिले, क्योंकि यू लाइक व्हाट यू विश टू डू। सर ये एक्सपर्ट की बात पे आता हूँ मैं। ऐसा कौन सा फेवरेट या एक्सपर्ट है या मेंटोर है जिसे आप जो फेमस ट्रेडर या इन्वेस्टर है जिसके साथ आप डिनर करना चाहते हैं? देखो मतलब ऐसा तो कोई मतलब ड्रीम नहीं है कि इसके साथ में डिनर करना है, बस जो भी है मार्केट ही सिखाता है। ठीक है, तो ऐसा मेरा कोई इसके अंदर आंसर मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा मेरा कोई ड्रीम है ही नहीं कि इसके साथ में डिनर डिनर करना। बट कोई भी एक फेमस पर्सन यार जिनको आप मानते हो। ठीक है, ओके, तो उसके लिए ले लेते हैं मार्क मिनरविनी, डेफिनेटली। अच्छा, ठीक है, अगर बिल्कुल। कभी चांस मिला तो उनके साथ में बैठने का अपना इरादा रहेगा। ओके। हाँ, सर मतलब आपने तो ज़्यादा आज इक्विटी की बात करी, तो हाँ, बुल और बेयर मार्केट तो हमेशा इक्विटी वाले के लिए बुल वाला हो जाता है। करेक्ट। सो बट आपको कौन-सा मार्केट पसंद है सबसे ज़्यादा, बुल या बेयर? देखो मैं बोलूँगा कि मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि अगर आप खाली लाइफ में जीतते जाओगे ना, देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप लाइफ में आपको खाली सक्सेस मिल रही है ना, हुँ, जनरल लाइफ की भी बात करते हैं, तो आप है ना सबको भूल जाओगे। हुँ, आप है ना, आप हवा में उड़ने लग जाओगे। जब लेकिन अगर आप कोई ठोकर खाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि नहीं, लाइफ में ये सारी चीज़ें भी होती है। तो लाइफ में उतार-चढ़ाव आना बहुत ज़रूरी है। या तो वो जनरल लाइफ हो या वो स्टॉक मार्केट हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं आएगी, तो फिर फ्रेश बाइंग कहाँ आएगी? बिल्कुल। सेलिंग आएगा तो ही तो नया फ्रेश बाइंग आएगा, सेलिंग आए तो ही तो नया फ्रेश बाइंग आएगा। तो मुझे दोनों पसंद है, बेयर मार्केट भी पसंद है, बुल मार्केट भी पसंद है, और दोनों रहेगा तो ही मार्केट चलेगा, नहीं तो मार्केट कैसे वर्क करेगा? वो ठीक है बट कोई एक मार्केट जिसमें मज़ा आता है, बेयर मार्केट में मज़ा आता है कि यार नहीं भाई बढ़िया साहब, स्टॉक मिल जाते बुल हैं। मार्केट में आता है, क्यों बेयर मार्केट में आएगा? क्योंकि उसमें ही तो अपने को एड्रेनालिन रश मिलता है ना, सही बात क्योंकि है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, हम मजे मार रहे हैं। सही ऐसा। बात है। वो दिवाली वाला माहौल होता है, सभी एग्ज़ैक्टली, खुश-खुश हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सर थैंक यू, काफ़ी मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स रही और आई गेस हमारे व्यूअर्स को मज़ा आएगा। अगर हुआ तो इसका पार्ट 2 भी लेके आएँगे हम जल्दी। डेफ़िनेटली, तो डेफ़िनेटली, और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने सिखाया है, जैसे शुभ ने भी सीख लिया है, मैं आशा कर रहा हूँ कि शुभ वापस मुझे व्हाट्सएप पे या बताएँगे कि कैसा चल रहा है, और कैसा ये ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं। और आप सभी लोग जो जिसने वीडियो देखा है, इसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और ये मतलब इतिहास गवाह है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से मतलब बोलते हैं ना कि
मतलब ट्रू टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू योरसेल्फ और इसको अच्छे से यूज़ करिए, तो आपको सक्सेस मिलेगा। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर, ताकि मैं लोगों के साथ में मैं ये मेरा स्टडी और आई वुड से कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता हूँ वो शेयर कर पाया। और सभी को मैं गुड लक बोलना चाहूँगा और मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको एक न एक दिन मार्केट में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।